ये है हमारा हीरो जो अपने रियल वर्ल्ड में टल्ली हो रहा था, लेकिन ये बात गॉड को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने हमारे हीरो जो 35 साल का है उसको 12 साल के छोटे लड़के की बॉडी में रिकार्नेट कर दिया, वो भी बिना बताए। तो ये सब देख सुन के लियम जो हमारा हीरो का न्यू नाम है वो समझ गया, उसका बंटाधार हो चुका है, तो उसने अपनी न्यू लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया और उसके पास ऑप्शन ही क्या था। तो इस मैजिक वर्ल्ड में लियम एक नोबल है जिसने एक ड्रैगन को एब्जॉर्ब किया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। और लियम के हैरम में 2 आइटम ह्यूमन लड़कियां, बहुत सारी एल्फ और बीस्ट गर्ल हैं। और हाँ, मेन बात, अपने हीरो ने किंगडम की प्रिंसेस को भी इम्प्रेस कर रखा है। तो जिसको भी देखना है लियम ने ये सब कैसे किया और गॉड ने बिना बताए अपने लियम को मैजिक वर्ल्ड में क्यों भेजा, तो वीडियो में बने रहें। हमारा मेन कैरेक्टर एक नल्ले और बेकर नोबल लियम की बॉडी में उठता है और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो अब एक बच्चे के शरीर में है तो वो बहुत जोर से चिल्ला देता है। तभी वहां उसका मुंह बोला बाप उसे इतना सीन क्रिएट करने के लिए डांटता है, पर आज उसका मूड थोड़ा अच्छा होता है तो बस उससे फालतू नल्ली हरकत करके पार्टी को और खराब करने से मना कर देता है। लियम अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये सब रियल है, तो वो अपने आप से बोलता है कि टेंशन नहीं ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा जब मैं अपने सपने से उठ जाऊंगा। पर अगले दिन जब वो उठता है तो वो वही लियम हैमिल्टन की बॉडी में रहता है। अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यही उसकी न्यू लाइफ है। थोड़ी देर बाद उसकी पर्सनल मेड आती है उसे कपड़े पहनाने के लिए, तो लियम उसे थोड़े सवाल पूछता है और पता चलता है कि वो एक काउंट का 5वां बेटा है और जो पार्टी कल रात थी वो उसकी नई बेबी सिस्टर के जन्म का सेलिब्रेशन था। कुछ देर बाद लियम अपने बड़े भाई ब्रूनो से बैठकर थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ब्रूनो हैमिल्टन फैमिली का 4था बेटा है, लेकिन उनकी फैमिली नोबेलिटी का स्टेटस लूज करने के बिल्कुल करीब है। लेकिन असल में एक रूल है जो नोबल फैमिली को नोबल बनने से रोकता है। रूल ये कहता है कि हर नोबल फैमिली को हर 3 जनरेशन में कुछ बड़ा अचीव करना पड़ेगा, वरना उनका नोबल स्टेटस चला जाएगा और वो कॉमनर बन जाएंगे। और हैमिल्टन फैमिली अभी अपने तीसरे जनरेशन में है बिना किसी मेजर बड़े अचीवमेंट के, इसलिए उनका बाप और सबसे बड़ा बेटा एल ब्रेविट सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के चक्कर में है ताकि अपना स्टेटस बचा सकें। पर ब्रूनो भैया को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नोबल रहे या कॉमनर हो जाए, क्योंकि वो एक चिल बंदा है जो किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता। लियम को ये देखकर सरप्राइज होता है, पर हॉनेस्टली उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो खुद भी कल ही यहाँ आया है। उसको तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। तभी उनके लेसन टीचर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि उनकी मैजिक की क्लास शुरू होने वाली है। जैसे ही लियम मैजिक शब्द सुनता है वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ जाता है और एक्साइटमेंट में पूछता है कि सच में वो मैजिक सीखने वाले हैं। ब्रूनो को लियम का एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो उसे बताता है कि मैंसन के स्टोर रूम में काफी सारी ग्रिम वॉर मतलब मैजिक बुक रखी हैं, तो अगर उसे देखना है तो वो जाके देख सकता है। लेकिन ब्रूनो उसे वार्न करता है कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग में मैजिक यूज करने की एबिलिटी ही नहीं होती। फिर भी उनका मैजिक टीचर लियम को एनकरेज करता है कि वो मैजिक समझने की कोशिश करे, चाहे वो उसे यूज भी ना कर सके। लियम अपनी मेट से कहता है कि उसे ग्रिम वॉर लाइब्रेरी दिखाए, तो वो उसे मैंशन के स्टडी रूम में ले जाती है। लियम लाइब्रेरी को देखकर पागल हो जाता है। वो सेल्फ देखते हुए एक बेसिक फायर बॉल वाली किताब उठाता है और तुरंत उसे ट्राई करने लगता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद वो अपनी उंगली की टिप पर एक छोटी सी आग जला पाता है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से काफी अच्छी बात है। फिर वो अपने पापा के ऑफिस जाता है परमिशन लेने के लिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रिमवॉर लाइब्रेरी को यूज कर सके, पर उसके पापा उससे बात करना पसंद नहीं करते। वो बस बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए बोलते हैं कि लियम को जो करना है वो कर सकता है। लियम की पापा से बातचीत अच्छी तो नहीं गई थी, पर इम्पोर्टेंट ये है कि पापा ने परमिशन दे दी। अगले कुछ दिन लियम बेसिक एलिमेंटल स्पेल को मास्टर करने में लगा देता है। धीरे धीरे बिना ग्रिमवॉर देखे भी वो स्पेल कास्ट करने लगता है। ये देखकर ब्रूनो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी मैजिक की एबिलिटी नहीं है क्योंकि वो नल्ला है। वो लियम की तारीफ करता और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना एक बड़ा नाम बना लेगा। पर उसके माइंड में एक सवाल आता है, क्या लियम इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे नेक्स्ट फैमिली हेड बनना है? अगर ऐसा है तो उसका सबसे बड़ा भाई उसके अगेंस्ट हो सकता है। पर लियम को फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस अपना मैजिक कूल लगता है। जब उससे नोवाइस स्पेल मास्टर हो जाते हैं तो वो आइस मैजिक सीखना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसके पापा ने उसे बुला लिया। उसके पापा ने सुना है कि लियम का मैजिक टैलेंट
काफी जबरदस्त है। पहले तो उसको लियम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब अचानक से उन्हें उस पर इंटरेस्ट आने लगा है। वो लियम से एक मैजिक डेमोन्स्ट्रेशन मांगते हैं तो लियम बिना ग्रिमवॉर के एक स्पेल कास्ट करके दिखा देता है। काउंट ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि शायद लियम का टैलेंट की वजह से फैमिली का नोबल स्टेटस बचा रह सकता है। तभी एक रिपोर्ट आती है कि उनके लैंड पर एक डेंजरस आदमी देखा गया है, तो काउंट तुरंत अपनी आर्मी को बोलता है कि उस आदमी को पकड़ा जाए। ये सब बातों में लियम को कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जंगल में मैजिक प्रैक्टिस करने चला आता है। वहां से एक आदमी मिलता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। जैसे ही वो लियम को देखता है तो वो थोड़ा टेंशन में लगने लगता है। वो लियम से पूछता है क्या वो हैमिल्टन फैमिली से है और क्या वो उसे यहाँ पकड़ने आया है। लियम पहले तो बोलता हाँ मैं हैमिल्टन फैमिली का मेंबर हूँ, पर उसे पकड़ने में लियम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के वो आदमी रिलैक्स हो जाता है, पर उसकी नजर लियम के हाथों की ग्रिमवॉर पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या लियम मैजिक पढ़ रहा है। लियम हाँ कहता है और बोलता है मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तभी वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो एक और इफेक्टिव वे सीखना चाहता है मैजिक यूज करने का। ये सुनकर लियम एक्साइटेड हो जाता है। वो आदमी उसको एक ऐसी टेक्निक दिखाता है जो एक साथ 5 अलग अलग मैजिक यूज कर देती है। लियम ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर आदमी उसको एक चैलेंज देता है कि एक साथ 2 स्पेल कास्ट करे। लियम ट्राई करता है और बिना किसी दिक्कत के एक हाथ से फ्लेम कटर और दूसरे हाथ से फायरबॉल कास्ट कर लेता है। ये देखकर वो आदमी अमेज हो जाता है, मतलब हैरान, क्योंकि ये टेक्निक काफी रेयर है। वो लियम को और चैलेंज देता है, इस बार 3 स्पेल एक साथ कास्ट करने का। लियम ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करता है और शुरू में वो ये चैलेंज पूरा करने के बहुत करीब होता है, पर उसकी मैजिक पावर खत्म होने लगती है और स्पेल इसी वजह से फेल हो जाती है। ये देख के लियम थोड़ा सैड हो जाता है, पर आदमी समझाता है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस और कंट्रोल का मामला है, तो टेंशन नहीं लो। फिर वो आदमी डायग्राम ड्रॉ करके समझाता है ये टेक्निक सिर्फ प्राइम नंबर पर काम करती है। 1 2 3 स्पेल एक साथ कास्ट हो सकती है, पर तुम 4th स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। प्राइम नंबर रूल के अकॉर्डिंग लियम तब तक हायर मल्टी स्पेल कास्टिंग एक्टिवेट नहीं कर सकता जब तक उसकी पावर 17 स्पेल एक साथ यूज ना कर सके। अभी लियम सिर्फ 12 स्पेल यूज कर सकता है। लेकिन ये देख के आदमी को पूरा कॉन्फिडेंट है कि अच्छी ट्रेनिंग रूटीन के साथ लियम अपनी मैजिक पावर को काफी ऊपर तक ले जा सकता है। इसमें मदद करने के लिए वो एक स्पेशल रिंग ऑफर करता है। ये रिंग बेसिकली एक बड़े ग्रिमवॉर है जिसमें हर तरह के स्पेल स्टोर हैं, ताकि लियम जब चाहे इन्हें सीख सके। लियम एक्साइटमेंट में रिंग पहन लेता है और 300 स्पेल उसके छोटे से दिमाग में फ्लो करने लगती हैं। वो तुरंत उन्हें ट्राई करना चाहता है तो वो जंगल की तरफ मुड़ता है और विंड डॉट स्पेल एक्टिवेट करता है, जिससे एक तेज हवा चलने लगती है। ये रिजल्ट देखकर लियम काफी खुश होता है और जब वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है थैंक्स बोलने के लिए, तब तक वो वहां से गायब हो चुका होता है। तभी लियम की मेड आती है और उसे डांटती है कि अभी के टाइम में जंगल में अकेले घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि एक सस्पिशियस आदमी आसपास देखा गया है। पर इस बात को छोड़ के वो लियम के लिए एक ग्रिमवॉर लेकर आई है जो उसके फादर ने भेजने को कहा था। उसे किताब देने के बाद मेड वापस मैंशन में चली जाती है। लियम वापस जंगल की तरफ देखता है और वो आदमी अचानक से उसके पीछे आ जाता है। लियम उससे पूछता है कि वो पहले कहाँ गया था, तो वो बताता है कि वो कहीं गया नहीं था, सिर्फ इनविजिबिलिटी मैजिक यूज करके छुप गया था। वो कह रहा है कि उसे कोई देख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी वो ग्रिमवॉर देख के एक्साइटेड हो जाता है और लियम को एक नई ट्रिक दिखाने की ऑफर करता है। वो कहता है कि रिंग पहनते वक्त ग्रिमवॉर से एक स्पिरिट समन करो, और जैसे ही लियम फायर स्पिरिट समन करता है वो रिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख के वो और स्पिरिट भी समन करके रिंग में स्टोर कर लेता है ताकि जब चाहे वो उनका यूज कर सके। लेकिन जब तक वो स्पिरिट स्टोर कर रहा है वो आदमी वापस से गायब हो जाता है। इस बार वो वापस आने वाला नहीं है, उसने जमीन पे एक मैसेज लिख के छोड़ा है, लियम अपनी मैजिक ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना, एक दिन तू एक महान मेज बनेगा, और हाँ अगर कोई पूछे तो बोलना कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। लियम उस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर इतना जरूर है कि उसने सिर्फ एक दिन में जितना सीखा है वो इतना अकेले कभी नहीं सीख सकता था। उसने अपने दिल से उस आदमी को अपना मास्टर मान लिया है। 1 महीने बाद लियम अपनी ट्रेनिंग पर कंसिस्टेंट रहता है और अब वो और भी ज्यादा स्किल हो चुका होता है। तभी उसका भाई ब्रूनो आता है और देखता है कि लियम अपने आप से व्हाइट चारकोल बना चुका है। व्हाइट चारकोल नॉर्मल चारकोल से ज्यादा हीट जनरेट करता
करता है और स्मोक भी नहीं करता, लेकिन ये बिना किसी स्पेशल फर्नेस के बनाना इम्पॉसिबल माना जाता है। ब्रूनो ये देख के शौक हो जाता है कि लियम सिर्फ मैजिक का यूज करके ये बना सकता है। उसकी नजर लियम के लिक्रो क्रिस्टल पर पड़ती है जो मैजिक पावर स्टोर करने के लिए होते हैं। ब्रूनो पूछता है कि क्या ये भी उसे खुद बनाया है। लियम कंफर्म करता है कि हाँ, पहले उसे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि ये 5 टेक्निक के मैजिक को एक साथ यूज करने की डिमांड करता है, पर अच्छे प्रैक्टिस करने के बाद उसे ये आसानी से करने लगा। ब्रूनो खुश है कि उसका छोटा भाई टैलेंटेड है और अपनी लाइफ सेट कर सकता है। वैसे भी ब्रूनो जल्दी शादी करने वाला है तो वो घर छोड़ के जाने वाला है। ये सुनकर लियम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस शादी का पहले पता नहीं था। ब्रूनो बताता है कि वो एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में शादी कर रहा है। वो लोग हैमिल्टन फैमिली के कम पावरफुल हैं, लेकिन वहां ब्रूनो को आजादी मिल सकती है, इसलिए वो ये शादी से खुश है। ब्रूनो जाने से पहले लियम को एक जरूरी बात बताता है। उनके फादर एक बेटी चाहते थे जो रॉयल फैमिली में शादी करके हैमिल्टन फैमिली का स्टेटस सिक्योर कर सके, पर जब लियम एक लड़का निकला तो उन्होंने उसे फेलियर समझ लिया। तब उन्होंने दोबारा एक बेटी पैदा करने की कोशिश की, पर तब तक उनका पेशेंस खत्म हो चुका था। इसलिए वो किसी भी तरह से एक बड़ा अचीवमेंट दिखाना चाहते थे और जंगल के अंदर एक पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी फोर्स भेज दी, पर ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और 90% आर्मी वहां ही मारी गई। ब्रूनो मानता है कि हैमिल्टन फैमिली अब बर्बाद होने वाली है, इसलिए वो लियम को एडवाइस देता है कि अपनी सर्वाइवल की प्लानिंग खुद करे और इंडिपेंडेंट बनने की सोच रखे। लियम को ब्रूनो की बात सीरियस ले लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी चीजें बेचकर पैसे कमाएगा ताकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ले सके। व्हाइट चारकोल काफी वैल्यूएबल है, इसलिए उसे एक अच्छा प्राइस मिलता है, पर उसे कुछ और भी प्रॉफिटेबल ढूंढना पड़ेगा ताकि वो अपनी जिंदगी का फ्यूचर सिक्योर कर सके। एक दिन वो टाउन के एक नूडल शॉप पे जाता है और रामेन ट्राई करता है। उसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है और वो देखता है कि टाउन के और भी लोगों को ये पसंद आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के नूडल हमेशा फ्रेश बनाने पड़ते हैं और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये देख के लियम के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो इंस्टेंट नूडल बनाता है जो सिर्फ गर्म पानी डालने पर रेडी हो जाए। इसके लिए उसने स्प्रेड का यूज करके नूडल को कुक और हाइड्रेट किया ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके और इजीली बना सके। एक्साइटेड होकर वो मर्चेंट गिल्ड जाता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, पर उसे मना कर दिया जाता है। मर्चेंट उससे कहता है कि वो तब तक कुछ नहीं बेच सकता जब तक उसके पापा या एल्डेस्ट ब्रदर का रिटर्न में परमिशन ना हो उसके पास। लियम समझ जाता है ये सब उसके बड़े भाई एल्बर्ट का प्लान है। एल्ब्रेट उसकी सक्सेस से जेलस है और उसे हर हालत में फेल होता देखना चाहता है, लेकिन लियम हार मानने वालों से नहीं है। वो डिसाइड करता है अगर उसे हैमिल्टन रीजन में बेचने नहीं दिया जा रहा तो वो कहीं और बेचेगा अपने आइटम। वो अपने आइटम बॉक्स में प्रोडक्ट स्टोर करता है और एक डेयरिंग मूव करता है खुद को समन करना। पहले तो लगता है कि ये टेलीपोर्टेशन होने वाला है, पर एक्चुअली एक परफेक्ट क्लोन क्रिएट हो जाता है। लियम अपना क्लोन को एक दूसरे शहर में भेज देता है ताकि वो वहां अपनी चीजें बेच सके। कुछ दिनों बाद उसका क्लोन एक मैसेज भेजता है कि सेल्स धमाके से हो रही है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो लियम जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लियम जब अपने सामान बेच नहीं रहा होता तो वो अपने क्लोन का यूज करके अपने अटैक स्पेल प्रैक्टिस करने के लिए करता है। अब उसे फाइनली मैजिक स्पेल को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिससे वो काफी खुश है। तभी उसे कोई आता हुआ सुनाई देता है तो वो तुरंत अपने क्लोन को हटा देता है और उसे देखकर झटका लगता है क्योंकि सामने एल्ब्रेट खड़ा होता है जो कि उसका बड़ा भाई है। एल्ब्रेट बिना टाइम वेस्ट किए सीधा लियम से पूछता है क्या वो फ्यूचर में बनना क्या चाहता है। ये सुन के लियम समझ जाता है कि एल्ब्रेट बस ये देखना चाहता है कि क्या लियम उसके फैमिली सक्सेशन पोजीशन के लिए खतरा बन सकता है या नहीं। पर जैसे पहले भी बताया गया है कि लियम को फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो सिंपली बोलता है कि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और कुछ नहीं। एल्ब्रेट ये सुनकर रिलैक्स फील करता है क्योंकि अगर लियम इंडिपेंडेंट हो गया तो उससे फैमिली सक्सेसर बनने के लिए कंपटीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो लियम की मदद करना चाहता है और उसको हंटर गिल्ड ज्वाइन करने की बात करता है। उसी दिन लियम हंटर गिल्ड पहुंचता है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है सब लोग उसे देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा लड़का हंटर गिल्ड में क्या कर रहा है। लियम रिसेप्शन पर जाता है और गिल्ड मास्टर से मिलता है। गिल्ड मास्टर ने एल्ब्रेट से पहले ही लियम के बारे में सुन रखा होता है, पर फिर भी वो लियम की एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है। गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि वो एक ऑफेंसिंग स्पेल कास्ट करे बिना किसी इनकांटेशन के, लेकिन लियम ने कभी इनकांटेशन का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि गिल्ड मास्टर क्या बोल रहा है। गिल्ड मास्टर को लगता है कि लियम सिर्फ थोड़ा पावरफुल होगा, पर जैसे ही लियम अपनी स्पेल कास्ट करता है उसके अटैक से गिल्ड मास्टर को नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है। खुद को संभालने के बाद गिल्ड मास्टर लियम को बी रैंक स्टेटस देता है। अब जब लियम ऑफिशियली एक बी रैंक हंटर
बन गया है तो वो अपना पहला मिशन कंप्लीट करने निकलता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है कि लड़की उसके पास आती है, वो अपना नाम बताती है आसुना एक्वा। आसुना लियम की स्पेल से काफी इंप्रेस हो जाती है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहेगा। लियम अकेले काम करने का प्लान बना रहा था पर उसे एक पार्टनर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, इसलिए वो हाँ बोल देता है। आसुना ये सुनकर काफी खुशी से उछल पड़ती है और दोनों मिशन के लिए जाने लगते हैं। लेकिन लियम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों में से किसी ने अभी तक कोई मिशन लिया ही नहीं था गिल्ड से। तब आसुना समझाती है कि ए रैंक या उससे ऊपर के हंटर को ही ऑफिशियल मिशन दिए जाते हैं, बाकी सबको खुद से डेंजरस मॉन्स्टर ढूंढकर मारना पड़ता है जिसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा उनको। जैसे ही वो दोनों मिशन पर निकलते हैं उन्हें एक वुल्फ मॉन्स्टर मिलता है, पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो एक वुल्फ नहीं बल्कि वुल्फ का पूरा पैक निकलता है। आसुना टेंशन में आ जाती है क्योंकि इतने सारे वुल्फ को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। लियम को लगता है कि ये तो एक इजी फाइट होने वाली है। वो आसुना से कहता है कि बस वो वुल्फ को खत्म करने के लिए रेडी रहे, बाकी काम वो खुद कर लेगा। फिर वो कुछ अर्थ स्पेल समन करता है और उन्हें वुल्फ के सामने वेट की तरह रखता है। जैसे ही वुल्फ स्पिरिट पर अटैक करते हैं, लियम उन्हें स्पिरिट को एक्सपांड करके वुल्फ के जबड़े लॉक कर देता है। अब जब वुल्फ एक जगह अटक जाते हैं, आसुना आराम से उन्हें एक एक करके मार देती है। टोटल 42 वुल्फ मार दिए जाते हैं। जब वो उनका प्रूफ गिल्ड मास्टर को दिखाते हैं तो वो दोनों की स्किल से इतना इंप्रेस हो जाता है कि उन्हें एक स्पेशल मिशन दे देता है। वो बताता है कि कुछ दिन बाद एक इम्पोर्टेंट गेस्ट टाउन में आने वाला है, पर अभी एक आर्मर्ड कैटरपिलर रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। अगर वो गेस्ट टाउन आते वक्त उस मॉन्स्टर से टकरा गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि लियम और आसुना उस कैटरपिलर को मार दें। वो दोनों मॉन्स्टर ढूंढने निकलते हैं और जल्दी ही उसे ढूंढ भी लेते हैं, पर कोई भी अटैक उस पर असर नहीं कर रहा था। आसुना के स्ट्राइक या लियम के मैजिक सब उस टफ आर्मर से टपक जा रहे थे। थोड़ी देर बाद आसुना मजाक में कहती है कि शायद बस एक मीटियोर ही उस कैटरपिलर के आर्मर को तोड़ सकता है। ये सुन के लियम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आसुना से कहता है कि कैटरपिलर का ध्यान भटकाए जब तक वो अपनी तैयारी करता है। आसुना भी बिना ज्यादा सोचे लियम की बात मानती है और कैटरपिलर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। जब मॉन्स्टर सही पोजीशन में आता है तब लियम अपने आइटम बॉक्स ओपन करता है और उसमें से एक बड़ा सा पत्थर कैटरपिलर के ऊपर गिरा देता है जिससे वो मारा जाता है। गिल्ड मास्टर लियम और आसुना की परफॉर्मेंस से इतना खुश होता है कि वो उन्हें प्रॉमिस रिवॉर्ड से 5 गुना ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है। कुछ दिन बाद जब वो इम्पोर्टेंट गेस्ट आता है तो सारे टाउन उसे वेलकम करने बाहर आता है। लियम के फादर और एल ब्रिविड भी वहां होते हैं, पर सरप्राइजिंगली वो इम्पोर्टेंट गेस्ट लियम में इंटरेस्ट लेने लगता है। उस गेस्ट का नाम जेम्स स्टैनले होता है। वो लियम को मिलने के लिए बुलाता है, पर लियम को बिल्कुल समझ नहीं आता कि जेम्स को उससे क्या काम हो सकता है। जेम्स पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर सीधा मुद्दे पे आता है। वो लियम से पूछता है कि उसके पास रेमंड की रिंग कैसे आई। उसे लगता है कि लियम ने वो चुराई है। लियम तुरंत गुस्से में चिल्लाता है कि वो अपने मास्टर के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर वो पूरा इंसिडेंट बताता है जो उसके और रेमंड के बीच फॉरेस्ट में हुआ था। जेम्स को ये सुनकर हंसी आ जाती है क्योंकि ये सुनने में एकदम रेमंड की स्टाइल जैसा लगता है। वो लियम से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि रेमंड ने एक स्टूडेंट बना रखा है, पर जब वो वहाँ है तो वो देखना चाहता है कि रेमंड का स्टूडेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। वो अपने असिस्टेंट शिमोन को कॉर्नर में खड़े होने के लिए कहता है। लियम से बोलता है वो अपना सबसे पावरफुल फायर स्पेल उस पर फायर करे। लियम टेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, पर इस बार वो एक इनकांटेशन यूज करने का प्लान बनाता है जो उसके स्पेल पावर को और बूस्ट करेगा। इनकांटेशन तभी बेस्ट काम करता है जब उसमें दिया गया सबकास्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हो, इसलिए लियम अपना फेवरेट हीरोइन के नाम बोलना शुरू कर देता है। उसका इनकांटेशन काम करता है और उसकी मैजिक मिसाइल का अटैक नॉर्मल 7 से बढ़कर 11 हो जाता है। बेचारा शिमोन जो सोच रहा था कि सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट होगा, अटैक से बच नहीं पाता और घायल हो जाता है। जेम्स लियम की हाई वॉल्यूम मैजिक की कैपेसिटी से काफी इंप्रेस होता है, इसलिए वो उसे एक रिवॉर्ड ऑफर करता है और बोलता है कि वो उसे नाइट का स्टेटस देगा। नाइट बनने का मतलब है कि लियम अब ऑफिशियली इंडिपेंडेंट हो गया है, तो एल ब्रिविड भी शायद उस पर अब नजर रखना बंद कर देगा। जेम्स रेमंड को अच्छे से जानता है, इसलिए उसे पता है कि रेमंड प्रैक्टिकल जोक पसंद करता है। वो लियम से पूछता है कि उसके साथ कुछ रिसेंटली कुछ अजीब हुआ है। तब लियम को याद आता है कि जब वो अपने आइटम बॉक्स को मास्टर कर रहा था तब उसने फॉरेस्ट की लेक का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। तब उसे एक लेटर मिला था जो रेमंड ने छोड़ा था। लेटर में लिखा था कि रेमंड उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट में 100 kg गोल्ड देना चाहता है, पर वो पूरे लेक के अंदर डूब गया है, इसलिए रेमंड ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड को डस्ट गोल्ड में कन्वर्ट करके रिवर में मिला देगा। लियम को लगता है कि ये सब बस एक वेस्ट है, पर जेम्स के अकॉर्डिंग रेमंड कभी बिना किसी वजह के ऐसा कुछ नहीं करता। शायद इसके पीछे कुछ और मिस्ट्री हो सकती है। जेम्स के कहने पर लियम लेक वापस जाता है और एक बार फिर से पूरा पानी
आमानिशा कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब। लियम इस बार वो एक नई ट्रिक यूज करता है। वो अपने आइटम बॉक्स से पानी और गोल्ड डस्ट को अलग अलग करने का प्लान बनाता है। जैसे ही वो ये करता है एक हिडन डोर एक्टिवेट हो जाता है। अंदर उसे एक और नोट मिलता है जो रेमंड ने ही लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि अगर लियम ये पजल सॉल्व कर पाया तो उसका असली ग्रेजुएशन गिफ्ट एक मैक्सिमम लेवल ग्रिम वॉर है। रेमंड खुद कभी इसे मास्टर नहीं कर पाया था, पर शायद लियम इसे यूज कर सके। लियम ग्रिम वॉर देखने लगता है और उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेल मिलती है, एनदर वर्ल्ड नाम की। काफी घंटों की प्रैक्टिस के बाद लियम फाइनली स्पेल को सक्सेसफुली कास्ट कर लेता है। ये स्पेल एक अलग डायमेंशन बनाता है जिसमें सिर्फ लियम का कंट्रोल हो सकता है। वो कहीं भी गेटवे ओपन कर सकता है और बिना उसकी परमिशन के कोई अंदर भी नहीं आ सकता। लियम स्पेल से इतना खुश होता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो आसुना के साथ वापस हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। इस बार उनका अपोनेंट एक फ्रॉग होता है। पहले लियम अपने फायर स्पिरिट से अटैक करता है पर वो इनफ नहीं होता और फ्रॉग अपना अटैक चार्ज करने लगता है। अटैक स्टार्ट होने से पहले लियम आसुना को अपनी पॉकेट डायमेंशन में खींच लेता है जिस वजह से दोनों सेफ हो जाते हैं। जब फ्रॉग फाइनली थक जाता है तब वो उसे इजीली खत्म कर देते हैं। बाद में जब वो गिल्ड वापस जाते हैं तो गिल्ड मास्टर उनका फ्रॉग मैजिक स्टोन देखकर शॉक हो जाता है। ये एक ए रैंक क्वेस्ट थी जो उन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी। आसुना गिल्ड मास्टर पर गुस्सा होती है क्योंकि वो सिर्फ लियम की तारीफ कर रहा है तो गिल्ड मास्टर माफी मांगता है, पर सच में वो आसुना को भूल गया था क्योंकि मोस्टली काम लियम नहीं किया था। वो ये भी नोटिस करता है कि आसुना को ये लग रहा है कि वो लियम से काफी वीक है, इसलिए वो एक रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। लियम आसुना को अपनी स्लेव बना ले। लियम और आसुना दोनों को ये आइडिया वियर्ड लगता है क्योंकि अगर आसुना लियम की स्लेव बन गई तो उसे लियम की हर कमांड ओबे करनी पड़ेगी। फिर गिल्ड मास्टर एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है, अगर आसुना लियम की फैमिलियर बन जाए तो वो ऑटोमेटिक लियम की स्ट्रेंथ से स्ट्रांग होती रहेगी। जैसे ही आसुना ये सुनती है वो तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और फैमिलियर बनने के लिए मान जाती है। उसे ये भी पता है कि अगर लियम कभी भी कोई थर की रिक्वेस्ट करेगा तो उसे वो रिक्वेस्ट मना करना मुश्किल होगा, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको पूरा भरोसा है लियम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने किया तो वो खुशी खुशी उसके लिए भी मान जाएगी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है आसुना अचानक गायब हो जाती है। सब शॉक हो जाते हैं पर तभी वो लियम के पीछे अपीयर होती है। वो बताती है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ उसे एक यूनिक स्किल मिल गई, स्पीडस्टर। लियम ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी और को हमेशा दूसरों की बात मानना, तो ऐसा अपनी फ्रीडम इजीली कौन देना चाहेगा। तब आसुना एक और परफेक्ट कैंडिडेट सजेस्ट करती है, उसकी दोस्त जॉर्ड। वो दोनों जॉर्ड के पास जाते हैं और पूरी सिचुएशन समझाते हैं। जॉर्ड के पास अभी कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती है। पागल है क्या। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद सब उसे पूछते हैं कि क्या उसको कोई यूनिक स्किल मिली, पर बिना जवाब दिए जॉर्ज सीधा गिल्ड के बाहर चली जाती है और वहां से 2 सैंडविच लाती है। फिर वो एक सैंडविच ऐसे लड़के को देती है जिसका हाथ टूटा हुआ होता है। जैसे ही वो सैंडविच खाता है उसका हाथ इंस्टेंटली हील हो जाता है। जॉर्ज बताता उसकी यूनिक इसके लोगों को खाने से हील कर सकती है। कुछ दिनों बाद जेम्स लियम से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि प्रिंसेस स्कारलेट उससे मिलने आने वाली है। लियम को समझ नहीं आता कि एक प्रिंसेस उससे मिलने क्यों आएगी। तब जेम्स उसको याद दिलाता है कि उसने एक ए रैंक क्वेस्ट कंप्लीट की है और वो एक साथ 11 स्पेल कास्ट कर सकता है और लोगों को यूनिक स्किल दे सकता है जब उनका मास्टर बनता है। प्रिंसेस स्पेशल तौर पर लियम की स्लेव को देखना चाहती है पर लियम सीधा मना कर देता है। जेम्स को यकीन नहीं होता कि लियम एक प्रिंसेस की रिक्वेस्ट को मना कर सकता है, पर लियम के लिए जॉर्ड और आसुना सिर्फ स्लेव नहीं बल्कि उसकी दोस्त हैं। वो उनको सिर्फ किसी के एंटरटेनमेंट के लिए शोकेस नहीं करेगा। जेम्स ये देखकर समझ जाता है कि लियम अपना डिसीजन से हिलने वाला नहीं है तो वो उसे जाने देता है। जैसे ही लियम निकलता है एक बिग रिवील होता है। जो मेड उनकी मीटिंग में सर्व कर रही थी वो असल में प्रिंसेस स्कारलेट ही थी। जेम्स प्रिंसेस से लियम के साइड से माफी मांगता है पर प्रिंसेस एक्चुअली इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है लियम पे। उसे ये देखना है कि क्या लियम सच में अपने प्रिंसिपल पर टिक सकता है जब वो उससे फेस टू फेस मिलेगा। नेक्स्ट डे लियम को प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने के लिए बुलाया जाता है और इस बार वो मेड के कपड़ों में नहीं थी। मतलब लियम को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रिंसेस से कैसे बात कर रहा है। जैसे ही लियम पैलेस के अंदर जाता है वो प्रिंसेस के
सामने घुटनों पर बैठता है, लेकिन स्कारलेट सीधा पॉइंट पर आना चाहती है। वो एक कुर्सी मंगा लेती है ताकि लियम आराम से बैठ के बात कर सके। वो लियम के बारे में काफी कुछ सुन चुकी है, जैसे कि उसने एक आर्मर्ड कैटरपिलर और एक जायंट फ्रॉग को हरा दिया था, लेकिन जो चीज उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो ये है कि लियम ने बिना किसी हाई लेवल स्पेल के फ्रॉग को मार गिराया था। ये पहली बार है जब किसी ने बिना पावरफुल मैजिक कैसे किया हो, लेकिन उसका असली इंटरेस्ट लियम के फैमिलियर में है। वो चाहती है कि लियम उनकी एबिलिटी दिखाए। ये सुन के लियम समझ जाता है कि वो अपनी अथॉरिटी का यूज करके उसको फोर्स करना चाहती है ये सब करने के लिए, लेकिन वो प्रिंसेस की बात मानने से मना कर देता है। स्कारलेट उससे पूछते कि क्या वो सच में एक नोबल की डायरेक्ट रिक्वेस्ट को मना कर रहा है, लेकिन चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो लियम अपने डिसीजन पर बना रहता है। वो अपने दोस्तों को एक सर्कस का जोकर बनने के लिए नहीं बुलाने को तैयार है। वो स्कारलेट की गुस्से भरी रिएक्शन के लिए रेडी होता है, लेकिन स्कारलेट जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हिसाब से लियम पहला इंसान है जो किसी भी हायर रैंक के सामने अपने मॉरल पर टिका रहा, मतलब अपनी बात पर टिका रहा। और प्रिंसेस को ये बात काफी मजेदार लगी है, इसलिए वो लियम को रिवॉर्ड देना चाहती है और वो लियम को बैरन का टाइटल देती है। बैरन मतलब नवाब। लेकिन ये सुन के लियम डर जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो उसे ये टाइटल मिल सके, लेकिन स्कारलेट ने उसको पसंद कर लिया है और वो प्रिंसेस है तो वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर लियम ने उसकी बात नहीं मानी तो लियम नोबल स्टेटस लूज कर देगा, लेकिन स्कारलेट के पास एक और सरप्राइज है। वो लियम को एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट ग्रिमवॉर देती है। ये सुनते ही लियम एक्साइटेड हो जाता है। प्रिंसेस भी सोचने लगती है लियम को बैरन बनने की खुशी नहीं है बल्कि उसको ग्रिमवॉर मिल गई, उसकी ज्यादा खुशी हो रही है। सही में ये लड़का मैजिक के लिए पागल है। फिर लियम स्कारलेट का धन्यवाद करता है और तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लियम एक फॉरेस्ट में बैठा होता है और अपनी नई ग्रिमवॉर को पढ़ता है। उसके अंदर की स्पेल काफी इजीली काम करती है, लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से उसके मास्टर नहीं कर लेता उसका फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं होंगे। लेकिन तभी उसका भाई ब्रूनो उसके पास आता है। लियम को काफी सरप्राइज होता है क्योंकि ब्रूनो तो शादी करके घर छोड़ चुका था। वो ब्रूनो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। ब्रूनो के पास कोई खास वजह नहीं होती, बस वो चिल करने आया है और लियम को बैरन बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। वो बताता है कि अब लियम उनके फादर से ज्यादा हाई रैंक पर है। लियम ये बात समझ नहीं पाता क्योंकि उनके फादर एक काउंट है और वो सिर्फ एक बैरन। तब ब्रूनो समझाता है कि इस कंट्री में नोबल दो तरीके से होते हैं, जो अपनी मेहनत से टाइटल अर्न करते हैं और दूसरे पैदा होते ही अपनी नोबल फैमिली का टाइटल लेकर नोबल बनते हैं। मेहनत से टाइटल वाले नोबल ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। लियम को पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ मैजिक सीखना है और फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। जब वो पैलेस के हॉल से गुजर रहा होता है तब उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई एल ब्रेविट से होती है। लियम उसको ग्रीट करता है, लेकिन एल ब्रेविट इग्नोर कर देता है। ये देख के लियम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा भाई इतना गुस्से में क्यों है। दूसरी तरफ एल ब्रेविट जल रहा होता है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका स्टूपिड छोटा भाई उससे ज्यादा फेमस हो रहा है। चलने के दौरान उसको 2 मिनट की बातें सुनाई देती है जो लियम के अचीवमेंट की तारीफ कर रही होती हैं। ये सुनते ही उसका दिमाग घूम जाता है। वो मेट पर चिल्लाता और कहता है कि अगर उनको लियम इतना अच्छा लगता है तो वो जाकर उसके साथ काम क्यों नहीं करती। लेकिन एल ब्रेविट यहाँ नहीं रुकता। वो उनसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या उनको लगता है कि लियम उससे ज्यादा बेटर है। रियल आंसर तो ऑब्वियस है कि एक तरफ लियम जो एक मैजिक प्रोटेजी है और 12 साल की उम्र में एक टाइटल अर्न कर चुका है और दूसरी तरफ एल ब्रेविट जो बस एक फालतू बच्चा है जो कभी कुछ खास अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मेड अपनी जॉब लूज करना नहीं चाहती थी तो वो एल ब्रेविट को बोलती है कि हाँ आप लियम से बेटर हैं। एल ब्रेविट गुस्से में वहां से निकल जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो भी कुछ बड़ा अचीव करेगा ताकि सबको प्रूव कर सके कि वो लियम से बेटर है। दूसरे दिन लियम टाउन में आसूना और जॉर्ज से मिलता है। इन तीनों की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, स्पेशली क्योंकि आसूना और और दोनों काफी प्रिटी हैं। इसी वजह से क्राउड के सारे लड़के लियम को गुस्से से देख रहे होते हैं जैसे वो कोई विलन हो। लेकिन लियम चाहता है कि वो तीनों ऑफिशियली एक पार्टी फॉर्म करें, लेकिन वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो अब उनसे पूछता है कि क्या उनको ये आइडिया पसंद है। आसूना और जॉर्ज दोनों को कोई दिक्कत नहीं होती तो वो एग्री कर लेती हैं। बाद में ये तीनों एक मिशन के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं। जॉर्ज अपने बो एंड एरो का यूज करके एक वुल्फ के गले में अपनी एरो मारती है और दूसरे ही पल
पल में आसुना उस वुल्फ को अपनी शॉट से मार देती है। लियम आसुना की तारीफ करता है क्योंकि वो फैमिलियर बनने के बाद और भी फास्ट हो चुकी है। जॉर्ड भी नोटिस करती है कि उसकी आई साइट इंप्रूव हो चुकी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो एक बार फिर से एक जवान लड़की बन गई है। लियम जॉर्ड से पूछता है कि क्या बेटर विजन हमेशा अच्छी चीज होती है। जॉर्ड हाँ बोलती है, उसके लिए तो हमेशा से ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि वो एक आर्चर जो है। ये सुनते ही लियम एक छोटा सा एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है जिससे जॉर्ड का विजन और इम्प्रूव हो जाता है। आसुना भी एक्साइटेड हो जाती है और लियम से कहती है कि वो उस पर भी एक एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट कर दे, लेकिन लियम ऐसा नहीं करता क्योंकि कॉम्बैट पावर एनहांस करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर उसकी बॉडी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाई तो उसकी बोन टूट सकती हैं। लेकिन विजन एनहांस करने में कोई रिस्क नहीं है तो वो सिर्फ जॉर्ड पर स्पेल यूज करता है। अब जॉर्ड लिटरली एक बीजीएमआई की प्रो स्नाइपर बन चुकी है और उसको ये गिफ्ट देने के लिए वो लियम की बहुत ग्रेटफुल है। पूरे दिन हंटिंग करने के बाद जब ये तीनों वापस गिल्ड पहुंचते हैं तो वहां उन्हें काफी कियोस मिलता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ तो पता चलता है कि एल ब्रिवेट ने फॉरेस्ट की एक डेंजरस सील तोड़ दी। लियम तुरंत समझ जाता है कि उसका भाई अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर चुका है। वो गिल्टी फील करता है कि ये उसी की वजह से हुआ है तो वो बिना किसी देरी के फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है ताकि सिचुएशन हैंडल कर सके। जंगल में बहुत सारे सोल्जर बुरी तरीके से इंजर्ड थे और काफी सारे ऑलरेडी मर चुके थे। ये देखकर लियम डर जाता है। उसकी नजर अचानक एल ब्रिवेट पर पड़ती है जो जमीन पर घायल होता है। लियम तुरंत उसके पास भागता है ताकि चेक करे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जैसे ही एल ब्रिवेट उसको देखता है वो उठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। बस तभी गिल्ड मास्टर एक बड़ा सा डंडा उठाता है और एल ब्रिवेट के सर पर जोर से मार देता है। उसका रीजन सिंपल है, यहाँ ऑलरेडी सिचुएशन इतनी खराब है तो वो दो बड़े घर के लड़कों की बच्चों वाली फाइट यहाँ होने नहीं दे सकता। जब एल ब्रिवेट को वहां से ले जाया जाता है तो गिल्ड मास्टर लियम के पास आता है और कहता है कि उसको बहुत खुशी है कि लियम यहाँ आ गया। आसुना पूछते कि यहाँ क्या हो रहा है तो गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन क्वीन रेडन कभी इन वुड में सील किया गया था और ये सब पॉसिबल था सिर्फ लियम के ग्रेट ग्रैंडफादर की मेहनत की वजह से। लेकिन एल ब्रिवेट ने वो सील तोड़ दी जिससे वो उसको मार के फेमस हो सके, लेकिन एल ब्रिवेट हारा गया। लेकिन प्रॉब्लम रेडन से ज्यादा डेंजरस उसके छोटे ड्रैगन है। गिल्ड मास्टर बताता है रेडन को दोबारा सील करने का तरीका उनको पता है। वो ऑलरेडी सब जरूरी लोग गैदर कर चुके हैं जो सील दोबारा एक्टिवेट कर सके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रेडन के बच्चे जो छोटे ड्रैगन जिन्हें लिटिल रॉन्स बोला जाता है असली तबाही मचा रहे हैं। जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है उनका असली कल्प्रेट रेडन नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर ये छोटे ड्रैगन इतनी तबाही मचा सकते हैं तो सोचो अगर असली रेडन फुल पावर में आ गया तो वो क्या क्या कर लेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेडन को फुल पावर रिकवर करने में एक वीक लगेगा, मतलब अगर उसको सील करने में सफल हो जाए तो वो ये डिजास्टर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सुन के लियम डिसाइड करता है कि वो पूरी तरीके से मदद करेगा। लियम तुरंत रेडन की लोकेशन पर जाता है जहां उसको 3 छोटे लिटिल रॉन्स गार्ड कर रहे होते हैं। ये ड्रैगन इतने बड़े नहीं है तो आसुना सोचती है कि उसको चांस लेना चाहिए। जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए भागती है एक लिटिल रॉन एक फायरबॉल शूट करता है। आसुना अटैक को जॉर्ज कर लेती है लेकिन पीछे का एक बड़ा सा ट्री पूरी तरीके से जल जाता है। लियम भी अपनी मैजिक मिसाइल अटैक करता है लेकिन लिटिल रॉन्स अपनी फायरबॉल से उसके अटैक को काउंटर कर देते हैं। ये देख के लियम लिटरली कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे वो क्या करे। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी इन पर काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड है अनदर वर्ल्ड गेट। वो आसुना को ऑर्डर देता है कि वो जॉर्ड को लेके यहाँ से भाग जाए। लिटिल रॉन फुल स्पीड में लियम पर अटैक करने आते हैं लेकिन जैसे ही वो उसके पास आते हैं लियम अपना अनदर वर्ल्ड गेट खोल देता है और तीनों ड्रैगन उसके अंदर गिर जाते हैं। गिल्ड मास्टर को जो अभी हुआ उस पर भरोसा नहीं होता कि लियम ने अकेले तीनों लिटिल रॉन्स को हरा दिया। लियम खुद भी शौक में होता है क्योंकि ये बहुत क्लोज कॉल था। अब जब छोटे ड्रैगन इंटरफेयर नहीं कर सकते गिल्ड मास्टर पूरी टीम को बुलाता है ताकि रेडन को दोबारा सील किया जा सके। आसुना और जॉर्ड भी वापस आते हैं और रिलीफ फील करते हैं कि सब सेफ है। आसुना पूछते हैं कि उसने ये कौन सी स्पेल यूज की। लियम एक्सप्लेन करता है कि उसने एक सेपरेट डायमेंशन क्रिएट करने वाली स्पेल यूज की जिससे जो भी अंदर जाता है वो वहां ही डिसअपियर हो जाता है। लेकिन तभी लियम एक आवाज सुनता है और अगले ही सेकंड रेडन लियम को अपने माइंड में बुला लेता है। फिर रेडन लियम से पूछता
पूछता है तू कौन है, क्योंकि तुम एक ह्यूमन तो हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त सोल छुपी हुई है। ये सुन के लियम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन रेडन क्लियरली देख सकता है कि लियम की बॉडी और उसकी सोल मैच नहीं कर रही। लियम रियलाइज करता है कि रेडन शायद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो एक रिकार्नेटेड सोल है, तो वो सोचता है कि शायद रेडन उसके रिकार्नेशन का रीजन जानता हो, लेकिन रेडन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन रेडन एक चीज कंफर्म करता है कि लियम की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वो एक डील ऑफर करता है कि वो उसे अपना पालतू बना ले। रेडन बोलता है मैं तेरा साथ दूंगा और तेरे को और तेरे दोस्तों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा और तुझको नई पावर स्किल भी सिखाने में मदद करूंगा। और लियम को भी रेडन से कोई इविल वाइब नहीं आती, तो वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वो एग्री करता है रेडन की बॉडी डीमैटेरियलाइज हो जाती है और उसकी सोल लियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और लियम के हाथ पर एक ड्रैगन मार्क अपीयर होता है और वो फील करता है कि उसके अंदर एक जबरदस्त पावर आ चुकी है। जैसे ही वो एक मैजिक मिसाइल कास्ट करता है वो देखता है कि अब वो एक साथ 17 स्पेल फायर कर सकता है, लेकिन इस पावर की एक नेगेटिव साइड भी होती है। उसके पास जितने भी लोग होते हैं उनको एक्सट्रीम हेडेक होने लगता है क्योंकि उसका माना बहुत ज्यादा डांस हो चुका है। लियम तुरंत अपना माना सप्रेस करता है और सबसे माफी मांगता है। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए वो गिल्ड मास्टर को 10 केजी गोल्ड डस्ट ऑफर करता है ताकि जो सोल्जर इंजर्ड हुए हैं उनके ट्रीटमेंट का खर्चा निकल सके। रात को लियम के फादर उससे मिलते हैं, वो काफी ग्रेटफुल हैं कि लियम ने एक बड़ा डिजास्टर होने से रोका है और उसको ये भी पता चला है कि जेम्स अभी भी टाउन में ही है, तो ये न्यूज रॉयल कैपिटल तक जरूर पहुंचेगी। और बात रही एल ब्रिविट की, तो वो अभी भी लियम से हार मानने को तैयार नहीं है। अगले दिन जब लियम उठता है तो उसके दिमाग में 2 नए स्पेल होती हैं। वो तुरंत बाहर जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस के दौरान वो एक छोटा सा लिटिल रेडन समन करता है। अभी के लिए वो एक पैट जैसा लगता है, लेकिन आगे चलकर वो उसे कॉम्बैट के लिए भी यूज कर सकता है। तभी प्रिंसेस स्कारलेट वहां आ जाती है। जैसे ही वो लियम का मैजिक देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये तो होली मैजिक था। वो जानती थी कि लियम टैलेंटेड है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में होली मैजिक यूज कर पाना ये तो बहुत ही रेयर बात है। लेकिन वो यहाँ एक और रीजन से आई है, जो है लियम को रिवॉर्ड देना। वो चाहती थी कि लियम को एक और नोबल टाइटल मिले, लेकिन बाकी नोबल ने जेम्स ऐसा करने से उसे रोक दिया, तो उसने लियम को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 3rd क्लास का अवार्ड दिया है। लेकिन जैसे उसको पता चलता है लियम ने रेडन को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो डर जाती है। लेकिन वो ये भी जानती है कि लियम होली मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस बात को सीक्रेट रखे। अगले दिन लियम को एक चेस्ट में 3000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं अपना मुंह बंद करने के लिए। जेम्स को शक हो गया था जब उसे पता चला था कि प्रिंसेस ने लियम को पैसे दिए हैं मुंह बंद करने के लिए, इसलिए उसने एक मीटिंग बुला ली और लियम से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तो पहले तो लियम सब कुछ बताने से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स समझाता है कि अगर प्रिंसेस ने इतने पैसे दिए हैं तो कोई बड़ी बात होगी। थोड़ी इंटरोगेशन करने के बाद लियम फाइनली हार मान जाता है और बता देता है कि वो होली मैजिक यूज कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर वो एक स्पेल दिखाता है जो सारे नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट हटा सकता है, इंक्लूडिंग पेट्रिफिकेशन और पॉइजन। जेम्स ये सुनकर काफी इंप्रेस होता है, लेकिन उसे कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि होली मैजिक को एक डिवाइन पावर माना जाता है। फिर वो लियम से पूछता है कि क्या उसे वॉर ऑफ द 3 ड्रैगन के बारे में पता है, और जब लियम मना करता है तो जेम्स उसे कहानी बताने लगता है। बहुत साल पहले 3 महान ड्रैगन के बीच एक बैटल हुई थी जो जब तक चली थी जब तक सिर्फ एक विक्टोरियस ड्रैगन बचा। कहते हैं कि उस ड्रैगन की जीत का रीजन उसका होली मैजिक यूज करना था। उसके बाद वो ड्रैगन एक ह्यूमन के साथ ज्वाइन हो गया और उसके मैजिक से इस किंगडम की नींव रखी गई। जैसे ही जेम्स ज्वाइन का मेंशन करता है, लियम के दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है कि शायद ड्रैगन और ह्यूमन ने शादी करके बच्चों को जन्म दिया होगा, लेकिन जेम्स क्लैरिफाई करता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो पॉइंट आउट करता है कि लियम खुद इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि ड्रैगन और ह्यूमन कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर सोचा जाए तो रेडन भी लियम के अंदर एंटर कर चुका है, तो टेक्निकली वो दोनों ज्वाइन ही हैं। जेम्स बोलता है कि लियम इस किंगडम के फाउंडिंग लेजेंड को रिक्रिएट कर रहा है, जो एक बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल और भी सीरियस बातें करनी है। हैमिल्टन फैमिली का नोबल स्टेटस उनके ग्रैंडफादर के एक ड्रैगन फील्ड को सील करने की वजह से मिला था, लेकिन अब ये सच सामने आ रहा है कि रेडन ड्रैगन फील्ड नहीं बल्कि खुद इस देश का फाउंडिंग ड्रैगन था। मतलब लियम की फैमिली ने गलती से अपने ही देश के फाउंडर को सील कर दिया। छी छी छी। और अगर ये बात बाहर आई तो हैमिल्टन फैमिली का नोबल
नोबल स्टेटस खत्म हो सकता है और लियम ये नहीं चाहता क्योंकि उसके फादर और एल ब्रेविट ने अपनी नोबिलिटी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। पर जेम्स को और भी बड़ा कंसर्न है, अगर रेडन ह्यूमन से गुस्सा हो गया तो वो देश से बदला ले सकता है। लेकिन जब लियम अपने दिमाग में रेडन से बात करता है तो रेडन कह देता है कि उसकी ह्यूमन से कोई दुश्मनी नहीं है, उसे सिर्फ लियम की डेवलपमेंट देखना है। जेम्स को ये सुनकर सुकून मिलता है और वो बोलता है कि लियम बेसिकली इस देश का सेवियर बन गया है क्योंकि उसने रेडन का ध्यान अपनी तरफ जो खींच लिया। कुछ देर बाद लियम गिल्ड पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले लड़कियां उसे खींच कर ले जा लेती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो उन दोनों से इस बारे में पूछता है तो लड़कियां बताती है कि गिल्ड पूरा भरा पड़ा है उन लोगों से जो लियम की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सबने सुन लिया है कि लियम ने एक ड्रैगन फील्ड को हराया है। आसुना और जॉर्ज ने सब एप्लीकेंट्स की लिस्ट बना दी है, लेकिन कोई भी एडवेंचर इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। लेकिन फाइनल डिसीजन लियम के हाथों पर है। बाद में लियम अपने घर जाता है ताकि लिस्ट पढ़ सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है एक मेड उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाती है। ये डिफरेंट नोबल फैमिली की लड़कियों के प्रपोजल है जो लियम से शादी करना चाहती हैं। लियम को पहले से लग रहा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतने सारे प्रपोजल आएंगे ये उसने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तभी उसका भाई भी लेटर लेके आता है, लेकिन थैंकफुली वो खुद लियम से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी न्यू फैमिली की एक रिलेटिव इंटरेस्टेड है जिसमें उसका भाई शादी करके गया है। ब्रूनो लियम से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतने सारे प्रपोजल आ रहे हैं। इवन अगर उसने ड्रैगन को हरा दिया होता तो भी इतना इंटरेस्ट नॉर्मल नहीं है। अब तक लियम ने सिर्फ जेम्स और प्रिंसेस को होली मैजिक के बारे में बताया है, लेकिन क्योंकि प्रिंसेस ने उसे पैसे दिए हैं बाकी नोबल भी समझ गए हैं कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है। लियम को ये सब थोड़ा परेशान करने वाला लगता है, लेकिन वो ये भी मान रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी फुल पीक पर है। उसके बाद लियम फॉरेस्ट में जॉर्ज और आसुना के साथ आता है क्योंकि उसके पास कुछ दिखाने के लिए है। वो अपनी पॉकेट डायमेंशन ओपन करता है और जब आसुना और जॉर्ज उसके घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लियम बताता है कि उसने एक कारपेंटर से घर बनवाया और अपने आइटम बॉक्स में डाल दिया। आसुना को टेंशन होती है कि कहीं ये भी रेडन जूनियर की तरह गायब ना हो जाए। लियम बताता है कि उसने अब स्पेल को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, इसलिए अब कुछ भी यहाँ से गायब नहीं होगा। जॉर्ज और आसुना घर का टूर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज एक प्रॉब्लम बताती है कि यहाँ हमेशा रोशनी रहती है, इसलिए सोने में दिक्कत होगी बाबू। लियम सोचता है कि वो ब्लैक स्पिरिट को समन करके डार्कनेस ला सकता है। जब वो ट्राई करता है तो पूरा एरिया पिच ब्लैक हो जाता है। फिर वो फायर स्पिरिट समन करके फायर प्लेस जलाता है, लेकिन अभी भी पूरा सीन हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। लियम सेड मतलब ब्लैक स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सेड लो लेवल होने की वजह से ये नहीं कर सकता। आसुना बोलती कि काश लो लेवल सेड मिड लेवल बन सकता, जैसे हम लोग ग्रो होते हैं वैसे ही। और तभी लियम को याद आता है कि उसका फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट का लेवल बढ़ाता है। वो सेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और सेड मिड लेवल बन जाता है। सेड लियम को थैंक्स बोलता है और अब वो डार्कनेस को एडजस्ट कर सकता है, जिस वजह से अब अंदर रात जैसा फील आने लगता है। सेड के कहने पर लियम उसे अपने मैजिक स्टोर रिंग पर स्टोर कर लेता है। फिर वो बाकी सभी स्पिरिट के साथ भी ऐसा ही करता है, उनका लेवल बढ़ाता है और उन्हें रिंग में स्टोर कर लेता है। इसका मतलब लियम के पास बेसिकली अपना एक मिड लेवल समनिंग ग्रिम्बोर बन चुका है। अगली सुबह रेडन लियम को एक जगह बुलाता और कहता है कि एक रेडन जूनियर समन करो। जैसे ही लियम समन करता है वो एक बैरियर में एक ओपनिंग बनाता है जो रिवील करती है कई पिक्सी जो अब तक छुपी हुई थी। जैसे ही पिक्सी को पता चलता है कि लियम एक ह्यूमन है, वो सब डर के मारे भागने लगती हैं अपनी जान बचाने के लिए। लियम उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है। वो बताता है कि रेडन ने उसे यहाँ भेजा है और जैसे ही पिक्सी रेडन का नाम सुनती है वो थोड़ा भरोसा करने लगती है। पिक्सी विंग एक वैल्यूएबल आइटम है जो पोशन और दूसरे मैजिकल चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से ह्यूमन ने एक समय पर उनका शिकार करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से पिक्सी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। इसी वजह से रेडन ने खुद एक बैरियर बनाया ताकि वो पिक्सी को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अब रेडन खुद लियम के अंदर है, वो बैरियर मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि लियम पिक्सी की सुरक्षा करे। इसके लिए लियम सबसे पहले पिक्सी के साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उसके लिए तैयार हैं। पिक्सी पहले ही रेडन पर भरोसा करते हैं, इसलिए
इसलिए वो लियम पे विश्वास भी कर लेती हैं। रेडन उससे कहता है कि जब वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उन्हें नाम भी दे दे, क्योंकि नाम देने से मैजिक और भी पावरफुल हो जाता है। लियम अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट करता है और पिक्सी का नाम रेनी रखता है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है रेनी एक पिक्सी से सीधा एक एल्फ बन जाती है। ओहो, रेडन को ये इंटरेस्टिंग लगता है कि पिक्सी इवॉल्व होके एक एल्फ बन रही है, लेकिन वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। लेकिन लियम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रेडन समझाता है कि जब फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट और नेमिंग दोनों एक साथ होते हैं तो मैजिक का एक पावर रिएक्शन होता है और इसी वजह से पिक्सी इवॉल्व हो गए। रेडन कहता है कि लियम को हर फैमिलियर का नाम रखना चाहिए ताकि और भी स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन हो सके। जैसे ही बाकी पिक्सी ये देखती हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं इवॉल्व होने के लिए और धीरे धीरे लियम सभी पिक्सी को एल्फ में इवॉल्व कर देता है। अब जब सब एल्फ बन चुकी हैं, रे ने लियम से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो अब उसके फैमिलियर हैं। लियम ने अब तक इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि वो यहाँ सिर्फ रेडन के कहने पर आया था तो वो उनसे कहता है कि वो अपना एक विलेज बसा लें। वो रेनी को विलेज का लीडर बना देता है क्योंकि वो पहली पिक्सी थी जो इवॉल्व हुई थी और वैसे भी लियम को उसका नाम बस याद है, बाकी सभी का नहीं। फिर लियम एक माना फ्रूट खाता है जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता है। एक दिन बाद जब लियम विलेज का हाल चाल चेक करने आता है तो रेनी उसको मिलती है और वो बैड न्यूज देती है। वो कहती है कि उन्हें विलेज बसाने को कह तो दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें घर बनाना ही नहीं आता। लियम को ये पहले से ही अंदाजा था, इसलिए वो उन्हें दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक एल्फ की चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि कुछ बैंडिट जंगल में घुस आए और जैसे ही उन्होंने एक एल्फ देखा वो उसे किडनैप करके बेचने का प्लान बनाने लगे। और लेकिन लियम अपने आंखों के सामने ये होने तो नहीं दे सकता था, इसलिए वो फौरन बैंडिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना क्लोन समन करता है और दोनों एक साथ अटैक करके बैंडिट्स को हरा देते हैं। पर लियम को रियलाइज होता है कि ये जंगल एल्फ के रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, तो वो सोचता है कि अभी के लिए उन्हें अपने पॉकेट डायमेंशन में ले आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां की स्पेस छोटी है। जब वो चेक करता है तो देखता है कि स्पेस पहले से काफी बढ़ चुकी है। शायद वो माना हनी जो उसने कल खाया था उस वजह से हुआ होगा, तो ये उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए वो सभी एल्फ को अंदर आने को बोलता है ताकि वो उन्हें सेफ जगह ले जा सके। कुछ देर बाद लियम उन्हें अपनी जगह ले आता है और एल्फ को बताता है कि वो यहाँ सेफ है। एल्फ ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि लियम ने एक स्पेल से उन्हें एकदम अलग जगह शिफ्ट कर दिया। एल्फ इतने इंप्रेस होते हैं कि वो सब मिलकर लियम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका किंग बन जाए। लियम इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उनका लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे किंग मत बुलाना क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में पढ़ना पसंद नहीं है। अगले 4 दिन तक लियम एल्फ के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो रेडन से सीखी हुई नई मैजिक प्रैक्टिस करता है। जब वो फाइनली टेलीपोर्टेशन स्पेल सीख लेता है तो वो सबको एक लाइन में खड़ा होने को बोलता है। फिर वो एक ही बार में सब 100 किलोमीटर दूर एक जगह टेलीपोर्ट कर देता है जिसे सील्ड आइलैंड कहते हैं। ये वही जगह है जैसे रेडन ने सील किया था, लेकिन उसने लियम को इस जगह का यूज करने की परमिशन दे दी। नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करते तो यहाँ पहुंचने में 4 दिन लगते, लेकिन लियम की टेलीपोर्टेशन मैजिक से सब एक पल में पहुंच गए। फिर वो सब सबसे पहले तो नीचे आते हैं और अपनी वाटर स्पिरिट से लियम एक वाटर सोर्स बनाने को कहता है। फिर लियम एल्फ से कहता है कि वो यहाँ अपना विलेज बसाएं, लेकिन उन्हें घर बनाने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी। तो अभी के लिए वो रेडन जूनियर को एल्फ की सुरक्षा करने के लिए छोड़ देता है और खुद वापस लौट जाता है। जैसे ही वो वापस आता है प्रिंसेस उससे मिलने आती है और पूछते है कि क्या रेडन ने कभी प्रॉमिस लैंड नाम की जगह का जिक्र किया है। लियम को प्रॉमिस लैंड के बारे में नहीं पता, लेकिन वो प्रिंसेस को बताता है कि रेडन ने उसे सील्ड लैंड यूज करने की परमिशन दे दी। प्रिंसेस उससे कहती है कि वो उसे वहां ले जाए, लेकिन बदले में लियम एक चीज मांगता है। वो चाहता है कि प्रिंसेस उसके साथ एक कोर्ट इंजीनियर ले आए क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेकिन असली इंजीनियर को ले जाने के बजाय वो उसका एक क्लोन बनाता है और प्रिंसेस और क्लोन को टेलीपोर्ट करके सील्ड आइलैंड ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद प्रिंसेस कंफर्म करती है कि यही प्रॉमिस लैंड है। वो एक पुरानी कहानी सुनाती है जो कहती है कि दुनिया की सैल्वेशन प्रॉमिस लैंड में छुपी है और एक खास रिंग इस जगह की चाबी है। ये रिंग रॉयल फैमिली में जनरेशन से है, लेकिन जैसे ही लियम उसे छूता है पूरे आइलैंड का एक बड़ा सा टुकड़ा हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस लियम के सामने झुक जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ एक नया नेशन बनाए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर हो सकता है। लियम बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन जब प्रिंसेस ने अपनी पूरी लॉयल्टी और रिसोर्सेज देने का प्रॉमिस किया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे प्रिंसेस की बात माननी ही पड़ती है। गोलेट के इंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है और एल बहुत अच्छे से अपना विलेज बना रहे हैं। इसी बीच लियम अपने मैजिक से इस जगह घूम रहे मॉन्स्टर को खत्म करने में बिजी है। जब वो फाइनली
एक जाइंट टर्टल को हरा देता है तो उसे अपने पीछे प्रिंसेस स्कारलेट दिखती है और स्कारलेट माफी मांगती है कि वो उसे घूर रही है, पर उसके मास्टर की आउटस्टैंडिंग मैजिक पावर को देख के वो पागल हो गई। लियम अभी भी इस मास्टर सर्वेंट वाले रिलेशनशिप से कंफर्टेबल नहीं है जो स्कारलेट चाहती है, तो वो स्कारलेट से बोलता है तुम्हें मुझे सर्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हो जो लियम से रैंक में काफी ऊपर है। पर स्कारलेट ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। उसकी फैमिली की रगों में ड्रैगन ब्लड फ्लो करता है जिस वजह से उसके घर की औरतों की शादी दूसरे नेशन के लोगों से कराई जाती है अच्छा रिलेशन बिल्ड कराने के लिए, इसलिए वो प्रिंसेस बन के रहने की बजाय ड्रैगन गॉड रेडन के अंडर सर्व करना चाहती है। जब रेडन स्कारलेट की डिवोशन देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और उसे बोलता है कि 1 किलोमीटर नॉर्थ जाने को क्योंकि वहां कुछ है जो उसे पसंद आ सकता है। लियम और स्कारलेट रेडन के डायरेक्शन फॉलो करते हैं और फॉरेस्ट के बीच एक एंशिएंट रूइन का एंट्रेंस देखते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो न एक मेटल ड्रैगन देखते हैं जो रूम के बीच में बैठा है। जैसे ही वो पास जाते हैं ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो अटैक करने वाला है। लियम रेडन से पूछता है कि क्या हो रहा है। रेडन एक्सप्लेन करता है कि ये उसके बनाए गार्ड में से एक है और डेफिनेटली अटैक करेगा, पर अगर लियम उसके फोरहेड पर लेके एंशिएंट लेटर में से एक लेटर हटा दे तो ये पालतू पेट बन जाएगा। ये सुनकर लियम टेलीपोर्ट करके ड्रैगन के फोरहेड तक जाता है और एक होली लेंस का यूज करके के लेटर को हटा देता है जो ड्रैगन के डिफेंस मोड को डीएक्टिवेट कर देता है। ड्रैगन स्कारलेट के ब्लड पर रिएक्ट करता है और उसकी बात सुनने लगता है। स्कारलेट खुशी से ड्रैगन गार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। जब लियम कहने लगता है कि वो सरफेस पे वापस जाने वाला है तो स्कारलेट बोलती है कि वो यहाँ रुकेगी जब तक ड्रैगन फुल्ली रिकवर ना हो जाए। लियम अभी भी स्कारलेट के प्रिंसेस होने के बावजूद उसका ऑर्डर मानने वाले कॉन्सेप्ट से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो रेडन उसे सजेस्ट करता है अगर ये ऑकवर्डनेस हटानी है तो लियम को खुद एक इक्वल इम्पोर्टेंट इंसान बनना पड़ेगा। पर ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। तभी लियम को विलेज से डिस्टरबेंस महसूस होती है जो एल्फ बना रहे थे। वो तुरंत वहां टेलीपोर्ट होता है और देखता है कि विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एल्फ बताते हैं कि ये सब एक वुल्फ मैन के अटैक की वजह से हुआ है और फिर से वही वुल्फ मैन वापस आते हैं और डिमांड करते हैं कि आउटसाइडर उनके होली नाइट को छोड़कर चले जाएं। लियम समझ जाता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनको यहाँ रहने की परमिशन मिली है, पर वुल्फ मैन बिना सुने अटैक कर देते हैं और लियम को टेलीपोर्ट होकर बचना पड़ता है। जब बात नहीं बनती तो लियम अपने पास से एक रेडन जूनियर दिखाता है जो प्रूफ होता है कि रेडन से वो कनेक्टेड है। अब वुल्फ मैन अपनी गलती समझ जाते हैं और सिंसियरली उन लोगों से माफी मांगते हैं। एल्फ बोलते हैं कि कोई बात नहीं क्योंकि वुल्फ मैन सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर एल्फ सजेस्ट करते हैं कि वुल्फ मैन भी लियम के फैमिलियर बन जाए। वुल्फ मैन का लीडर सोचता है कि ये आइडिया अच्छा है और एग्री कर लेता है। लियम भी मना नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है जिसमें लीडर का नाम क्रिस रखता है, लेकिन क्रिस मेल नहीं फीमेल होती है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन लियम विलेज वापस जाता है और देखता है कि क्रिस और बाकी वुल्फ मैन की वजह से विलेज का काम और तेज हो गया है। जैसे ही क्रिस लियम को देखती है वो एक्साइटेड होकर उसे हग कर लेती है। फिर क्रिस वापस कल अटैक करने के लिए सॉरी बोलती है, पर लियम कह देता है कि जब तक वुल्फ मैन विलेज रिपेयर करने में मदद कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लियम अपने मैजिक से रिपेयर कर सकता है पर ऐसी कोई स्पेल रिंग में है ही नहीं। तब रेडन बताता है कि अगर कोई स्पेल नहीं है तो लियम खुद एक स्पेल बना सकता है। लियम को ये सुन के सरप्राइज मिलता है कि वो अपनी मैजिक स्पेल भी बना सकता है। रेडन समझाता है कि बस क्लियरली सोचना होगा कि प्रोसेस फॉलो करना है और आगे प्रोसेस को कास्ट करना पड़ता है। लियम एक पीस ऑफ वुड पे स्पेल कास्ट करता है और क्रिस को बोलता है कि उसे तोड़ दे। जैसे ही क्रिस उस पीस को तोड़ती है वो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लियम बताता है कि ये स्पेल जो उसने बनाई है उसका नाम है हीट मेमोरी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर स्टेट मेंटेन करने देती है चाहे उसके साथ जो भी हो। ये स्पेल सीखने के बाद लियम नए नए स्पेल एक्सपेरिमेंट करने लगता है और एक्सप्लोजिव मैजिक मिसाइल भी बना लेता है। तभी एक इमरजेंसी कॉल आता है कि कुछ ह्यूमन इस आइलैंड पर इन्वेड कर रहे हैं और पिक्सी का शिकार कर रहे हैं। लियम तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने निकलता है और देखता है कि कुछ लोग पिक्सी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन्हें वार्न करता है कि ये उसका नेशन है तो वो यहाँ से वापस चले जाएं, पर वो लोग लियम की बात इग्नोर कर देते हैं तो लियम वार्निंग शूट देता है। जब भी वो नहीं सुनते तो लियम को सबको हराना पड़ता है। बाद में जब वो विलेज वापस आता है तो रीनी उसका धन्यवाद करती है पिक्सी को बचाने के लिए। पिक्सी फॉरेस्ट में रहते थे पर सोल्जर के अटैक के बाद यहाँ आ गए। लियम उनको वेलकम करता है
मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का ऑफर देता है, पर पिक्सी काफी ज्यादा होते हैं इसलिए लियम को उनका नाम रखने में काफी वक्त लग जाता है। अगले दिन लियम मीटिंग बुलाता है और एक हेलमेट दिखाता है जो उसे मिला था। स्कारलेट बताती है कि उस पर जो क्रस्ट है वो पा किंगडम का है जो प्रॉमिस लैंड के बॉर्डर पे ही है। ये कंफर्म करता है कि कल अटैक करने वाले लोग पा किंगडम के स्काउट थे, मतलब फ्यूचर में जूनील और क्वेस्ट किंगडम के स्काउट भी आने वाले हैं। स्कारलेट सजेस्ट करती है कि अगर लियम परमानेंटली अपने लैंड को सेफ रखना चाहता है तो उसे एक प्रॉपर नेशन फॉर्म करना होगा। लियम एग्री करता है। स्कारलेट बताती है कि नेशन के लिए लैंड, लोग और पावर चाहिए। लैंड ऑलरेडी है, लोग नेचुरली आ जाएंगे, बस एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स की जरूरत है उनको। क्रिस सिक्योरिटी हैंडल करने का ऑफर देती है और लियम एग्री कर जाता है, बस बोलता है कि किसी को जान से नहीं मारना। अगले दिन एक नोबल आता है जो जिल किंगडम का है और बताता है कि उनका किंग लियम के साथ अलायंस चाहता है, ना कि कोई वॉर। इसलिए वो स्कारलेट का लियम के लिए शादी का प्रपोजल लाया है। लियम थोड़ा सस्पिशियस होता है पर स्कारलेट बोलती है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाइम गेन करने की, और यहाँ ही लियम ने माइंड टू माइंड बात करने की स्पेल भी बना ली थी। लियम शादी के लिए मान जाता है पर शादी 1 साल के लिए पोस्टपोन करने को कहता है ताकि उसका नेशन प्रॉपरली डेवलप हो सके। नोबल मान जाते हैं और ये मैसेज किंग को देने चले जाते हैं। इसके बाद लियम स्कारलेट के मैंशन जाने का प्लान बनाता है और वहां पहुंचता है। वहां उसे एक रेडन के एंशिएंट स्टैचू मिलता है जो स्कारलेट की फैमिली से बिलोंग करता है। रेडन इसे देख के सरप्राइज होता है और एक स्पेल कास्ट करवाता है जिससे स्कारलेट की बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाता है। ये आर्मर उसकी एबिलिटी को एनहांस करता है और रेडन की होली स्पेल यूज करने देता है। स्कारलेट एक्साइटेड होती है पर एक स्पेल कास्ट करके वो अपना पूरा माना खत्म कर लेती है। रेडन एक्सप्लेन करता है ये आर्मर पहनने वाले की एबिलिटी को बढ़ाता है और अब स्कारलेट पावरफुल स्पेल भी यूज कर सकती है। बस अभी जो स्कारलेट ने आर्मर पहना था वो गोल्डन आर्मर था, रेडन के बनाए सभी आर्मर सेट में से सबसे पावरफुल। शायद स्कारलेट लो रैंक आर्मर को हैंडल कर सकती है पर वो सब बैटल में खो गए हैं तो अब उनमें से कोई भी स्कारलेट के लिए मिलना इम्पॉसिबल ही था। लियम को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती क्योंकि अगर रेडन ने ये आर्मर बनाया था तो इसका मतलब वो इसे रिक्रिएट कर सकता है ताकि स्कारलेट का बॉडी उस पावर को हैंडल कर सके। रेडन को लाइम का जूस काफी मजेदार लगता है इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए एग्री कर लेता है और बताता है कि सबसे पहले उसे हाई क्लास मिथरल चाहिए होगा। लियम स्कारलेट से पूछता है कि क्या वो हाई मिथरल अरेंज कर सकती है आर्मर के लिए और स्कारलेट कहती है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो लियम तुरंत काम पे लग जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद लियम फाइनली एक ऐसा आर्मर बना लेता है जो स्कारलेट के लिए परफेक्ट है। वो उसे आर्मर देता है और बोलता है कि पहले उसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए उसे स्टैचू पे अपना थोड़ा सा ब्लड स्पिल करना होगा। जैसे ही स्कारलेट अपना ब्लड स्टैचू पे गिराती है उसकी बॉडी एक बार फिर से मैजिक आर्मर से कवर हो जाती है, लेकिन इस बार वो बिना गिरे रेडन की स्पेल कास्ट कर पा रही है क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लियम ने न्यू आर्मर को अपना फैमिलियर बना के नाम दे दिया था जिससे ये और भी पावरफुल हो गया है। ये देख के रेडन काफी इंप्रेस होता है कि लियम ने इतनी इजीली उसका आर्मर रिक्रिएट कर दिया और अपना फैमिलियर भी बना लिया जो वो कभी नहीं कर पाया था। और अब जब आर्मर की बात हो ही रही थी तब रेडन उसे एक और पावरफुल आर्मर के बारे में बताता है जो है रुइन गार्डियन। ये वही आर्मर सेट है जो उसने वॉर ऑफ द गॉड में यूज किया था। रेडन एंकरेज करता है कि लियम इसे ट्राई करे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लियम शायद इस आर्मर को हैंडल कर सके। लियम और स्कारलेट वापस विलेज टेलीपोर्ट करते हैं और लियम एक ड्रॉप ब्लड गार्डियन रेडियन पर डालता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। गार्डियन रेडन फिर आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लियम इसे पहन लेता है। जैसे ही वो आर्मर पहनता है वो 37 स्पेल एक साथ फायर कर सकता है पर इतनी पावरफुल एबिलिटी यूज करना लियम के लिमिट के बाहर होता है और वो ज्यादा माना यूज करने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। स्कारलेट तुरंत उसके पास भाग के आती है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, पर लियम एकदम ठीक रहता है। रेडन बहुत इंप्रेस होता है कि लियम न सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि एक स्पेल भी कास्ट कर पाया। अब तक सिर्फ 3 लोग ही ये आर्मर पहनने के बाद जिंदा बचे हैं और लियम पहला ऐसा इंसान है जो एक्चुअली स्पेल कास्ट करने में सक्सेसफुल रहा। पहले रेडन कहता है कि अगर लियम इस आर्मर को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है तो उसके पास पूरी दुनिया पर रूल करने की पावर आ सकती है। फिर लियम क्रिस्टल का यूज करके अपनी माना रिकवरी करता है। गार्डियन आर्मर जितना पावरफुल है उतना ही माना ड्रेन भी करता है, इसलिए लियम डिसाइड करता है कि फिलहाल ट्रेनिंग को होल्ड पर रखेगा और आर्मर को आइटम बॉक्स में डाल देता है। फिर वो स्कारलेट को वापस कैपिटल में टेलीपोर्ट करके खुद विलेज में आके सब कुछ चेक करता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है पर तभी रेनी उसके पास आती है एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर। पता चलता है कि विलेज के पास एक ग्रुप ऑफ ट्रोल रहते हैं
यूजुअली ट्रोल या तो बहुत नाइस या तो फिर बहुत वायलेंट मतलब खूंखार होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ ट्रोल हैं वो वायलेंट वाले हैं। अभी तो बड़ा डेंजरस नहीं है, पर क्योंकि दूसरे किंगडम के लोग यहाँ आते रहेंगे तो बेस्ट ये होगा कि लियम ट्रोल को अपने विलेज में शामिल कर ले ताकि कोई आगे फाइट ना हो। फिर लियम ट्रोल की लोकेशन पर जाते हैं उनसे बात करने। वहां लियम को आयरन ओर भी मिलता है, पर जल्दी ही उसका सामना ट्रोल के लीडर से होता है। लीडर पूछता है कि लियम यहाँ क्या कर रहा है, तो लियम बताता है कि वो यहाँ एक नया नेशन बनाने वाला है और चाहता है कि ट्रोल भी उसके साथ जुड़ जाए। पर ट्रोल लीडर इंसानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता और सीधा लियम को बाहर निकलने के लिए बोलता है, और बात सिर्फ बोलने पर नहीं सीमित रहती, वो लियम को मारने की कोशिश भी करता है। लियम अटैक डॉज करता है क्योंकि वो ट्रोल लीडर को हर्ट नहीं करना चाहता, पर एक भी हिट उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली लियम डॉज करते करते एक होल में गिर जाता है और ट्रैप हो जाता है। ट्रोल लीडर के पास एक क्लीन शॉट होता है और वो फुल पावर के साथ लियम पर अटैक कर देता है। लियम लेकिन तुरंत गार्डियन आर्मर इक्विप कर लेता है, जिस वजह से उसे कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन ये आर्मर लियम की बहुत ज्यादा माना कंज्यूम कर रहा होता है। ट्रोल लीडर शॉक होता है कि एक ह्यूमन ने उसका अटैक सर्वाइव कर लिया, पर वो दोबारा और भी ज्यादा फोर्स के साथ अटैक करने की सोचता है। तभी लियम उसके पीछे ट्रोल के डैमेज को पॉइंट आउट करता है। ब्लाइंड रेंज में आके लीडर ने खुद अपने ही लोगों को हर्ट कर दिया। अगर लियम उसका लास्ट स्ट्राइक हेड ऑन नहीं लेता तो फ्लाइंग रॉक से उसके ट्रोल को सीरियस चोटें लग सकती थी। ट्रोल लीडर को रियलाइज होता है कि उसने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया, तो वो शांत होता है और लियम की बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जब सारे ट्रोल गैदर हो जाते हैं तो लियम उनसे बोलता है कि वो यहाँ एक विलेज बनाने वाला है। अभी तो मोस्टली एल्फ और वेयरवुल्फ रहते हैं, पर फ्यूचर में ह्यूमन भी आएंगे। अगर ट्रोल विलेज का हिस्सा नहीं बने तो ह्यूमन और ट्रोल के बीच लड़ाई हो सकती है, जो ह्यूमन को ट्रोल के खिलाफ भी कर सकता है। ट्रोल लीडर समझता है कि लियम क्या कह रहा है, पर पहले वो विलेज को चेक करना चाहेगा कि वहां रहना सेफ है या नहीं। लियम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ट्रोल को टेलीपोर्ट करके विलेज ले आता है। जब ट्रोल लीडर विलेज को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, पर तभी क्रिस उसे स्पॉट कर लेती है और सीधा उस पर अटैक कर देती है। लियम कंफ्यूज होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो क्रिस से पूछता है कि ये किस बात की फाइट है, तो क्रिस बताती है कि वो और ट्रोल लीडर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को बहुत बड़ी परेशानी मानते हैं। क्रिस कहती है कि अब तक उसने ट्रोल लीडर को 307 बार हरा चुका है और ट्रोल लीडर ने उसे 370 बार हराया है, पर क्रिस लास्ट अटैक से डिसअपॉइंट है क्योंकि ट्रोल ने प्रॉपर्ली फाइट नहीं की। वो ट्रोल से पूछती है क्या तू वीक हो गया है, तभी लियम उसे बताता है कि क्रिस अब एक वेयरवुल्फ में इवॉल्व हो चुकी है। ट्रोल कमजोर नहीं बल्कि क्रिस ज्यादा पावरफुल हो गई है। ट्रोल को ये बात पसंद नहीं आती, पर क्रिस उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो और भी पावरफुल होना चाहता है तो उसे भी लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेना चाहिए। ट्रोल इस बात के लिए मान जाता है, तो लियम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और उसका नाम गाय रखता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद गाय ट्रोल से इवॉल्व होकर गीगस बन जाता है। वो साइज में थोड़ा छोटा हो जाता है, पर उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब गाय पावरफुल हो गया है तो क्रिस तुरंत एक रीमैच मांगती है। इस बार गाय क्रिस के अटैक को ब्लॉक कर पाता है और काउंटर अटैक भी कर देता है। बाकी ट्रोल ये फाइट देख के शॉक हो जाते हैं। लियम सभी ट्रोल को ऑफर करता है कि अगर वो चाहते हैं तो वो उनको भी नाम दे सकता है। ट्रोल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लियम 50 और ट्रोल का नाम सोचने लगता है। अब जब ट्रोल ऑफिशियली लियम के साथ है तो लियम उनसे एक फेवर मांगता है। वो उन्हें कैनियन में भेजता है ताकि बड़े बड़े रॉक कलेक्ट करे। गाय और ट्रोल मेहनत से काम करते हैं और क्रिस उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर गाय जितनी स्ट्रांग ना होने की वजह से वो एक पत्थर उठाते उठाते गिर जाती है। गाय पत्थर उठा के उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। क्रिस फिजिकली ठीक होती है, पर उसका प्राइड हर्ट होता है, इसलिए वो एम्बेरसमेंट में भाग जाती है। जब सारे रॉक कलेक्ट हो जाते हैं तो लियम गाय और ट्रोल को थैंक यू बोलता है, पर गाय कंफ्यूज होता है कि लियम इन सब रॉक का करेगा क्या। लियम बताता है कि उसने ट्रोल के एरिया में ओर्स देखे थे, इसलिए वो रॉक मेल्ट करके मेटल एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बना रहा है। वो सैलामेंडर और अर्थ स्पिरिट समन करता है और एक फर्नेस बना के रॉक को मेल्ट करके और उसे प्रोसेस करके आयरन, कॉपर और थोड़ा गोल्ड और एक छोटी सी मिथरल की क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन लियम डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो और ज्यादा मिथरल एक्सपेक्ट कर रहा। मिथरल आर्मर का मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए उसके बिना पावरफुल आर्मर बनाना मुश्किल होगा। लेकिन लियम रेडन से पूछता है कि क्या मिथरल इतना नेसेसरी है आर्मर बनाने के लिए। रेडन लियम को बताता है कि मिथरल आर्मर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि और कोई मेटल उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा जो आर्मर को झेलना पड़ेगा। पर लियम के पास अभी उतना मिथरल नहीं है, लेकिन उसके पास आयरन की कमी नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो आयरन का यूज करके आर्मर बनाने की कोशिश करेगा और देखेगा कि रिजल्ट
कैसा आता है। वो आर्मर को मेल्ट करता है और अपने अर्थ स्पिरिट से आर्मर के लिए मोल्ड बनवाता है। फिर वो मोल्ड में आयरन डालता है। जब आर्मर बन जाता है तो वो रेडन की माना इन्फ्यूज करता है और आर्मर को एक नाम भी देता है। वो इस बैटल आर्मर का नाम अपोलो रखता है जो सन के नाम पे बेस है। जब अपोलो आर्मर मोल्ड से बाहर आता है तो इसका डिजाइन भी सूरज जैसा होता है। लियम को लगता है कि अगर आर्मर का नाम और उसकी फॉर्म मैच करें तो उसका इफेक्ट और पावरफुल होगा, और ऐसे ही होता है। अपोलो आर्मर सक्सेसफुली बन जाता है, पर रात होते होते लियम पे एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। उसको हर आर्मर के सेट के लिए एक यूनिक नाम सोचना पड़ेगा और अब उसके दिमाग में नए नाम की कमी होने लगती है। पूरी रात दिमाग लगाने के बाद वो 15 आर्मर सेट बना पाता है और डिसाइड करता है कि उन्हें एल्फ, वेयरवुल्फ और ट्रोल के बीच बराबर बांट देगा। अगले दिन सब लोग नए आर्मर को टेस्ट करने के लिए गैदर होते हैं। गाय और क्रिस मॉक बैटल एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तभी एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स फॉरेस्ट में घुस आता है। जैसे ही उनकी नजर एल्फ पे पड़ती है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किडनैप करके बेच देना चाहिए। पर इन बैंडिट्स की अकल थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा होता कि इतने सारे एल्फ के बगल में ट्रोल और वेयरवुल्फ भी खड़े हैं। बैंडिट्स का लीडर डिक्लेयर करता है कि वो एल्फ को ले जाएगा और अगर सब कोऑपरेट करें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लियम सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए, पर तभी रीनी उसे रोक लेती और कहती है कि एल्फ को खुद अपनी ताकत दिखाने दो। वो सबसे कमजोर एल्फ मीना को बुलाती है और कहती है कि बैंडिट्स को हराना उसका काम है। मीना जो एक मक्खी भी नहीं मार सकती थी, वो अपने नए आर्मर की वजह से एक सेकंड में सारे बैंडिट्स को नॉकआउट कर देती है। लियम हैरान होता है कि आर्मर ने मीना की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा दी और उसे लगता है कि अगर वो सभी एल्फ के लिए ऐसे आर्मर बना देते वो अपनी खुद रक्षा कर सकते हैं। पर इसका मतलब उसे और भी ज्यादा नेम सोचने पड़ेंगे जो उसके लिए एक नई टेंशन बन जाती है। लियम सोच ही रहा होता है कि तभी बैंडिट्स का लीडर चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसे हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है। वो सबको धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो लियम को मार देगा, पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि वो लियम को हर्ट नहीं कर सकता। और एक सेकंड बाद लियम उसके चिन पर एक पावर मिसाइल मार देता है जो उसको सीधा कोमा में भेज देती है। बाकी बैंडिट्स फाइनली समझ जाते हैं कि वो लियम के सामने कुछ नहीं है तो वो सब जान बचा के भाग जाते हैं। उस रात लियम अपने पॉकेट डायमेंशन में जाता है क्योंकि उसके पास एक काम है। वो वाटर स्पिरिट को समन करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो सी वाटर उन्होंने कलेक्ट किया है वो उनसे नमक निकालें ताकि विलेज के लोगों को नमक मिल सके। वाटर स्पिरिट इस बात के लिए मान जाती है, पर तभी एक वाटर स्पिरिट आगे आती है जो लियम से बात करना चाहती है। पहले तो लियम उसे पहचान नहीं पाता, पर तब वो बताती है कि ये वही वाटर स्पिरिट है जिसे लियम ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था। वो लियम का थैंक करती है क्योंकि उसके साथ कॉन्टेक्ट होने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो वो फिजिकली ऑब्जेक्ट को पोजेस भी कर सकती है। स्पिरिट मोनार्च यूजुअली स्पिरिट को फिजिकली वर्ल्ड में ज्यादा इंटरफेयर करने नहीं देता, पर लियम को ये सुनकर इंटरेस्ट आता है कि स्पिरिट मोनार्च सच में एग्जिस्ट भी करता है। पर उससे और ज्यादा ये बात एक्साइट करती है कि स्पिरिट ऑब्जेक्ट को पोजेस कर सकती हैं। मिड लेवल स्पिरिट से लेकर हाई लेवल स्पिरिट तक अगर कोई आर्मर पोजेस करे तो वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। लियम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का सोचता है। सबसे पहले लियम वाटर स्पिरिट का नाम जीरो रखता है ताकि उसको एक बफ मिले। फिर वो एक और बैटल आर्मर बनाता है जो एक वाटर स्पिरिट के शेप में होता है और जीरो को उस आर्मर को पोजेस करने देता है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, इसलिए अब लियम फायर और अर्थ स्पिरिट के साथ भी यही करता है और ये पोजेस बैटल आर्मर रीने, क्रिस और गाय को दे देता है। इन आर्मर की वजह से उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं लियम के लिए लड़ने के लिए। पर लियम का फोकस सिर्फ अपने नेशन की सिक्योरिटी पर है। अब भी उसके पास इतनी मिलिट्री पावर है कि अगर वो चाहे तो आसपास के सारे नेशन पर कब्जा कर सकता है, पर ऐसा करने का लियम का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैजिक को अच्छी तरीके से सीखना। जब लियम अपने किंगडम के काम खत्म कर लेता है तो वो फाइनली घर वापस जाने का डिसीजन करता है। जब वो गिल्ड पहुंचता है तो उसका सामना जॉर्ड और आसूना से होता है जो काफी अपसेट दिख रहे होते हैं क्योंकि लियम बिना कुछ बताए काफी हफ्तों तक गायब था। लियम माफी मांगता है और बोलता है कि उसके पास काफी काम था इसलिए वो उन्हें बताना भूल गया कि वो कहाँ जा रहा है। आसूना कहती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बस अपने पैसे वापस चाहते हैं। पहले तो लियम को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, क्या मतलब पैसे देने से मुकर रहा है। लेकिन तभी जॉर्डो से याद दिलाती है जब प्रिंसेस स्कारलेट ने लियम को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे तब लियम ने उन दोनों को इस बारे में बताया था। तब लियम ने उनको भी उस पैसे से कुछ पैसे दिए थे जो कि एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ चेस्ट था। तब उन्होंने लियम को अपने पैसे संभालने के लिए दे दिए थे।
आसुना और जॉर्ड पहले हेजिटेट कर रहे थे पैसे लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी वो चाहे तो भी लियम का सीक्रेट किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो दोनों लियम के फैमिलियर जो हैं, पर लियम किसी को भी ऑर्डर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि बस ये पैसे ले लो। आखिर में आसुना और जॉर्ड भी मान जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पास इतने सारे गोल्ड कॉइन रखना सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने लियम से कहा कि वो हमारे पैसे अपने पास रख ले जब तक उनको जरूरत ना हो, और अब उन्हें उन पैसों की जरूरत आ गई है। फिर लियम उनके पैसे वापस देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो क्यूरियस होता है कितने पैसे का वो दोनों करेंगी क्या। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों लियम को ग्रिम वॉर स्टोर ले जाते हैं और लियम के लिए ग्रिम वॉर खरीदते हैं गिफ्ट के तौर पर। लियम ग्रिम वॉर देखकर रियलाइज करता है कि ये स्पेल उसने कभी पहले नहीं देखा, तो वो आसुना और जॉर्ड का धन्यवाद करता है इस गिफ्ट को देने के लिए। उसके बाद तीनों वापस गिल्ड आ जाते हैं और तब जॉर्ड और आसुना को पता चलता है कि लियम एक्चुअली एक पूरा नेशन बना रहा है, इसलिए वो इतने टाइम तक बिजी था। लियम उनसे पूछता है कि अब वो क्या करना चाहते हैं, या तो उसके नेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ रहकर हंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वो दोनों वहां ही रहेंगे जहां लियम रहेगा। लियम ये सुनकर खुश हो जाता है, पर वो तुरंत अपने नेशन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लियम पहले नई ग्रिम वॉर को मास्टर करना चाहता है। वो उस ग्रिम वॉर का स्पेल कास्ट करता है जो कि डस्ट बॉक्स होता है, और लियम बहुत ही जल्दी वो स्पेल भी मास्टर कर लेता है। जॉर्ड और आसुना ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि लियम ने न्यू स्पेल इतनी जल्दी मास्टर भी कर ली, पर उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि ये स्पेल एक्चुअली करता क्या है। फिर लियम बताता है कि डस्ट बॉक्स एक आइटम बॉक्स जैसा ही है जिसमें चीजें स्टोर की जा सकती हैं, पर एक मेजर डिफरेंस है, वो एक छोटी सी फिश का पीस डस्ट बॉक्स में 1 मिनट के लिए रखता है और जब बाहर निकालता है तो वो पूरा का पूरा सड़ चुका होता है। आसुना और जॉर्ड ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर वो पूछते हैं कि ये स्पेल यूजफुल है या नहीं, तो लियम भी सोच नहीं पाता कि इस स्पेल का अच्छा यूज हो भी सकता है या नहीं। तभी उसकी नजर एक वेट्रेस पर पड़ती है जो वाइन सर्व कर रही है, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भागकर 1 घंटे बाद एक बॉटल फ्रेश ग्रेप जूस लाता है। उसकी थ्योरी ये होती है कि अगर वो इसमें थोड़ी देर ईस्ट मिलाकर डस्ट बॉक्स में डाले तो ये जल्दी वाइन बन जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट कर और 5 मिनट के लिए ग्रेप जूस डस्ट बॉक्स में डाल देता है। जब वो जूस बाहर निकालता है तो वो एक हाई क्वालिटी वाइन बन चुकी होती है। ये देखकर वो और एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। वो अपने घर जाके 10 डिफरेंट बॉटल में ग्रेप जूस डालते हैं और हर बॉटल को 1 घंटे के गैप में डस्ट बॉक्स में डालता है। जिस बॉटल में 10 लिखा है वो 10 घंटे के लिए अंदर थी, और ऐसा ही बाकी बॉटलों के साथ भी था। और फिर जब जॉर्ड उस वाइन को टेस्ट करती है और बताती है कि जो 1 घंटे वाली बॉटल है वो 1 साल पुरानी वाइन जैसा टेस्ट करती है, और जो 10 साल वाली है वो 10 साल पुरानी वाइन जैसा है। लियम मन ही मन बोलता है, अरे हमें तो ये पहले से ही पता था, थैंक यू आपने हमें ये बता दिया फिर से। फिर लियम डिसाइड कर लेता है कि वो वाइन भी सेल करेगा, लेकिन आसुना थोड़ी जेलस फील करती है कि सिर्फ जॉर्ड बस वाइन क्यों टेस्ट कर रही है, पर जॉर्ड टेक्निकली 40 की है, जबकि लियम और आसुना अभी ऑफिशियली छोटी उम्र के हैं, तो वो वाइन नहीं पी सकते। इसके बाद लियम आसुना और जॉर्ड को अपने नेशन ले जाता है और सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और विलेजर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके वेलकम के लिए अलग अलग स्पीसीज अपने फेवरेट डिश बनाते हैं। क्रिस ग्रिल मीट डिश, गाय रोस्टेड मीट, और रीने मशरूम सूप बनाती है। आसुना अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और तुरंत खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह लियम सबको जंगल में ले जाता है ताकि नए फ्रूट कलेक्ट करें और वो नए फ्लेवर की वाइन बना सके। वहां उन्हें ट्री पर स्टार फ्रूट दिखते हैं, तो गाय और क्रिस एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं कि कौन ज्यादा फ्रूट कलेक्ट करेगा। लेकिन तभी रीने उन दोनों को डांट देती है कि अगर सब फ्रूट एक साथ तोड़ दिए गए तो अगले साल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तभी अचानक लियम को जंगल के दूसरे साइड से एक चीख सुनाई देती है। जब वो दौड़कर जाता है तो देखता है कि एक आदमी एक ट्रोल को काट रहा है। लियम अपनी पावर मिसाइल यूज करके उस आदमी को ट्रोल से अलग करता है, लेकिन उससे पहले कि उसका पीछा कर पाता आदमी भाग जाता है। गाय जाके उस ट्रोल की कंडीशन चेक करता है, पर अचानक से वो ट्रोल अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो पागल हो जाता और गाय का चेहरा काटने की कोशिश करने लगता है, तो गाय समझ नहीं पाता कि ट्रोल को क्या हो गया है, पर लियम को लगता है कि शायद ये कोई स्टेटस इफेक्ट हो सकता है, और अगर वाकई ऐसा है तो लियम का ऑल क्लियर स्पेल प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। लियम स्पेल कास्ट करता है जो सारे स्टेटस इफेक्ट हटा देता है और थैंकफुली गोन नॉर्मल हो जाता है, तुरंत सो जाता है। पर लियम
को अभी भी समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। जॉर्ड पहले भी ऐसी कंडीशन देख चुकी है तो वो लियम को बताती है कि उसे लगता है कि गून को एक वैम्पायर ने इन्फेक्ट किया था। वैम्पायर लोगों को काट कर उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं और जो भी एक बार वैम्पायर बन जाए उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन लियम ने गून को तुरंत ठीक कर दिया जो एक चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन एक और दिक्कत है, वैम्पायर जनरली धूप में जलकर मिट्टी बन जाते हैं, पर जो आदमी गून को काट रहा था वो दिन के टाइम भी परफेक्टली फाइन था। इसका मतलब है कि ये कोई नॉर्मल वैम्पायर नहीं है बल्कि एक ड्रैकुला हो सकता है। ड्रैकुला की म्यूटेंट वैम्पायर होता है जो सिर्फ हर कुछ सेंचुरीज में एक बार पैदा होता है। जब ड्रैकुला किसी वैम्पायर आर्मी का लीडर बनता है तो उसके अंडर सब वैम्पायर और भी पावरफुल हो जाते हैं और दिन के टाइम भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर वाकई ये ड्रैकुला है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो लियम डिसाइड करता है कि पहले वो सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर काउंटर मेजर लेगा। वो एक स्काउट को भेजता है ड्रैकुला के ट्रेस ढूंढने के लिए, पर जब स्काउट वापस आता है तो बैड न्यूज लेकर आता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ में उसने वैम्पायर देखे हैं और उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। ये सुन के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि विलेजर वैम्पायर के सामने बहुत कम है। ये वैम्पायर इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इस पूरे एरिया के सारे क्रिएचर इंक्लूडिंग ऑर्क, गॉब्लिन और दूसरी स्पीसीज सब वैम्पायर में बदल चुके हैं और सब वैम्पायर दिन के समय भी फ्रीली घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि ड्रैकुला की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जनरली वैम्पायर बहुत शांत होते हैं लेकिन ड्रैकुला के कंट्रोल में ये सब वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। गाय कहता है कि हमें इनसे पहले निपटना होगा वरना ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, पर जॉर्ड और आसुना को लगता है कि वैम्पायर से सीधा टकराना बहुत ही रिस्की होगा। लियम एग्री करता है पर फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। वो सबको बोलता है कि आसपास के सभी विलेज को इवैक्यूएट कर दिया जाए ताकि उनका वैम्पायर से सामना ना हो, पर आसपास के विलेजर वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनके लिए वैम्पायर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर बाद एक वैम्पायर आर्मी एक ऑर्क विलेज पर अटैक कर देती है और काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं और सारे ऑर्क भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और बड़ी बात थी, जब स्काउट ये सब देख रहा था तो उसने एक अलग तरीके का वैम्पायर देखा। सारे वैम्पायर उसके सामने घुटनों तक बैठ गए थे और उस वैम्पायर ने एक ऐसी पावर का यूज किया जो बैटल में मारे गए सारे वैम्पायर को दोबारा जिंदा कर सकती थी। लियम को अब कोई डाउट नहीं है कि ये ड्रैकुला ही है, पर अगर ड्रैकुला अपनी आर्मी को बार बार रिवाइव कर सकता है तो सब ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डायरेक्टली ड्रैकुला को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्रैकुला कितनी बड़ी आर्मी के होते हुए उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, पर लियम के पास एक परफेक्ट प्लान है। वो गाय, आसुना, जॉर्ड और बाकी सभी के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो वैम्पायर को एक वैली में लेकर आता है और जैसे ही वैम्पायर उन पर अटैक करने आते हैं सारे अपने आर्मर पहन लेते हैं। उसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। वैम्पायर बॉडीज इधर उधर गिरने लगती हैं और ग्रुप उन्हें मारने लगता है। जब काफी ज्यादा वैम्पायर मारे जाते हैं गाय कहता है कि अब उन्हें रिट्रीट कर लेना चाहिए और जैसे ही उनका ग्रुप पीछे हटने लगता है ड्रैकुला फाइनली सामने आ जाता है। जैसे ही वो अपनी रिवाइवल पावर यूज करने वाला होता है लियम इंस्टेंट टेलीपोर्ट यूज करके उसे वहां से 100 किलोमीटर दूर ले जाता है। ड्रैकुला शॉक में आ जाता है कि लियम ने उसे फोर्सफुली टेलीपोर्ट कैसे किया। लियम ड्रैकुला को बताता है कि वो अपनी आर्मी से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है। उसे लगता है कि अगर वो ड्रैकुला को हरा दे तो ये पूरा किस्सा खत्म हो सकता है, लेकिन लियम एक पीसफुल सॉल्यूशन भी देना चाहता है। तो वो ड्रैकुला से पूछता है कि क्या वो लोगों को वैम्पायर में कन्वर्ट करना बंद करेगा ताकि सब लोग पीसफुली एक साथ रह सके। लेकिन ड्रैकुला लियम की बात को हंसी में उड़ा देता है और बोलता है कि उसका एक ही गोल है, सारी इंफीरियर स्पीसीज को अपने स्लेव में कन्वर्ट करना। अब लियम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो तुरंत अपनी पावर मिसाइल फायर करता है जो ड्रैकुला पर डायरेक्ट हिट करती है, पर ड्रैकुला को एक भी स्क्रैच तक नहीं आता। ड्रैकुला अपने आप को गायब करता है और तुरंत लियम के पीछे आ जाता है, लेकिन लियम भी टेलीपोर्ट मार के बच जाता है। फिर लियम होली लेंस का यूज करता है और ड्रैकुला की बॉडी में छेद कर देता है, पर वो फिर से रीजनरेट हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ड्रैकुला लियम को फोर्सफुली टेलीपोर्ट करने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही उसका अटैक आने वाला होता है लियम एक क्लोन स्वैप करता है और उसकी ओरिजिनल बॉडी को इंस्टेंटली हटा लेता है। ये एक बहुत क्लोज कॉल था, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो मरने ही वाला था। लियम सोच रहा है कि अब वो अपना गार्डियन रेडन आर्मर यूज करे जो उसको एक ह्यूज पावर बूस्ट देगा, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने उसे यूज किया तो उसका पूरा माना ड्रेन हो जाएगा। तो जब तक वो श्योर ना हो कि वो जीत सकता है तब तक उसका यूज करना रिस्की होगा। फिर लियम ड्रैकुला पर हर तरह के स्पेल ट्राई करता है पर कुछ भी काम नहीं करता। ड्रैकुला हंसकर कहता है कि ये सब बेकार है क्योंकि चाहे लियम जो भी कर ले उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ड्रैकुला इमॉर्टल है, मतलब अमर, और वो दुनिया के रूल के बाहर एग्जिस्ट करता है और जब तक ये दुनिया है तब तक वो अमर रहेगा।
तो लियम ये सुनकर सोचने लगता है अगर ड्रैकुला जिंदा ही नहीं है तो क्या वो उसे डस्ट बॉक्स में डाल सकता है। जैसे ही ड्रैकुला लियम को पकड़ने वाला होता है, लियम तुरंत उसे डस्ट बॉक्स में डाल देता है। जनरली डस्ट बॉक्स में सिर्फ नॉन लिविंग चीजें जा सकती हैं, पर क्योंकि ड्रैकुला एक लिविंग बीइंग नहीं है इसलिए रूल उस पर अप्लाई नहीं होते। अब लियम सिर्फ डस्ट बॉक्स बंद करता है और टाइम गुजरने देता है। 10 घंटे तक लियम वहां खड़ा रहता है। इसका मतलब ड्रैकुला के लिए 10 साल बीत गए हैं। आखिर में या तो ड्रैकुला की लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है या वो अंदर इतना बोर हो गया था कि वो कोमा में चला जाता है, और इसी तरह लियम ने ड्रैकुला को फाइनली हरा दिया और ये पार्ट यहाँ ही खत्म होता है। अब मुझे पता नहीं आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर जिसको भी आई है तो वो मुझे कमेंट में बता देना। मैं सोच रहा हूँ मैं कोई ऑन गोइंग एनीमे पिक कर लूँ जिसको मैं वीकली एक्सप्लेन कर सकूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में कोई सजेशन दे सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।